चलिए दोस्तों, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू अवर न्यू बैचेस ऑफ कॉस्टिंग एग्जाम ओरिएंटेड बैच फॉर सीए इंटरमीडिएट स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। दोस्तों, कॉस्टिंग पूरे 100 नंबर का पेपर है और हमारे ग्रुप नंबर 2 का सबसे पहला पेपर यही होता है 100 नंबर का। और ये 100 नंबर का पेपर अच्छा चला जाए मजा ही आ जाता है, आगे के दो पेपर अपने आप ही सुधर जाते हैं, ऑडिट और एफएमएसएम। दोस्तों, हम कॉस्टिंग की एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस की स्टार्टिंग कर रहे हैं और इस पर्टिकुलर बैच में हम इस पर्टिकुलर बैच को 120 आवर्स के आसपास में कवर करने की कोशिश करेंगे, राइट। यानी देयर वुड बी 40 लेक्चर्स, ईच लेक्चर ऑफ 3 आवर्स, सो 120 आवर्स, राइट। इन 120 आवर्स में हमारा कवरेज क्या रहेगा? 100% ऑफ द कॉन्सेप्ट हमारे कवर्ड रहेंगे, ठीक है। दूसरी बात, इस पर्टिकुलर बैच के अंदर जो हम किताब यूज करेंगे वो वही यूज करेंगे जो कि रेगुलर बैच में यूज होती है। एंड वी हैव गॉट 2 बुक्स। अगर आपने एफएम उससे पढ़ रखा है, पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होगा कि हमारी 2 बुक कौन सी है। एक है कॉन्सेप्ट बुक और एक है प्रैक्टिस बुक। कॉन्सेप्ट बुक में सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं होते, उसके अंदर सब कुछ होता है। उसके अंदर कॉन्सेप्ट भी होंगे, आप कॉन्सेप्ट्स में कहाँ मिस्टेक करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कहाँ मिस्टेक करते हैं, कहाँ ध्यान रखना है, डिफॉल्ट असम्पशंस क्या है, ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट बुक के अंदर होती है। साथ ही साथ जो की क्वेश्चन है जो आपको लास्ट डे रिवाइज करना है वो भी सारे कॉन्सेप्ट बुक के अंदर होते हैं। कॉन्सेप्ट बुक के अंदर आपके लास्ट डे रिवीजन के लिए मैंने एक और अच्छा काम किया है, जहां जहां पर मल्टीपल क्वेश्चंस को मर्ज करके एक सिंगल क्वेश्चन बना पाना पॉसिबल था, वो मैंने बनाया है। कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा मैंने 3 क्वेश्चंस को मर्ज कर दिया इनटू सिंगल क्वेश्चन, ताकि आखिरी दिन आपको 3 अलग अलग क्वेश्चन रिवाइज नहीं करना पड़े। जो क्वेश्चन सेम थीम के थे, बस थोड़ा थोड़ा सा पॉइंट नया था, वो मैंने सिंगल क्वेश्चन के अंदर कंबाइन कर दिया। तो सर क्या फिर हमें इंडिविजुअल क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस करने को मिलेंगे? मिलेंगे ना दोस्तों, इसलिए तो 2 किताबें, एक है प्रैक्टिस बुक, दूसरी है चैंपियंस बुक। प्रैक्टिस बुक के अंदर वो तीनों क्वेश्चंस आपको इंडिविजुअली मिलेंगे और वो तीनों क्वेश्चंस हम क्लास में करेंगे, लेकिन आपके रिवीजन को आसान सुगम बनाने के लिए मैंने कंबाइन भी कर दिए हैं, राइट। दोस्तों, आते हैं हम यहाँ पर कॉस्टिंग की शुरुआत करते हैं बिना ज्यादा समय बिगाड़े। कॉस्टिंग के मैं सिर्फ और सिर्फ आपको सारे के सारे चैप्टर्स बता रहा हूँ, बस एक बार उसके नाम को हम गो थ्रू कर लेंगे, है ना, और फिर सीधे पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। ओके दोस्तों, ये रहे सारे के सारे चैप्टर्स और कॉस्टिंग का सिलेबस थोड़ा सा लेंदी है। ये रहे चैप्टर्स, रफली 14 चैप्टर्स के आसपास है दोस्तों ये। और खुशी की बात ये है, जिनको प्रैक्टिकल्स पसंद है, क्वेश्चन सम पसंद है, हमारा जो पेपर बनता है वो मोस्टली प्रैक्टिकल ही बनता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछेंगे उसको मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैलकुलेशन वाले हैं वो ब्लैक से हैं, और जो थ्योरी क्वेश्चन है वो रेड कलर से हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो थ्योरी का वेटेज है वो कितना है? 22, 23, 22 मार्क्स के आसपास का, यानी एवरेज वेटेज ऑफ थ्योरी इज 22 मार्क्स। बट द बिग पॉइंट इज कि पेपर ही कितने का आता है? 118 मार्क्स का। तो 118 में से अगर मैं इसको हटाऊं तो रफली 96 मार्क्स का प्रैक्टिकल पोर्शन है। अब इसमें से थोड़ा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एबीसी बनाएंगे तो भी मिनिमम 85 टू 90 मार्क्स का तो प्रैक्टिकली पोर्शन है यहाँ पर, और प्रैक्टिकल पोर्शन के अंदर अच्छा खासा स्कोर किया जा सकता है। अब दोस्तों, प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर जब आप देखोगे तो सिलेबस काफी लेंदी दिखेगा, लेकिन मैं अगर इसमें एक फिल्टर लगाऊं कि कौन कौन से की चैप्टर्स हैं, तो देखिए यहाँ पर मैंने एवरेज मार्क्स लिख रखे हैं। तो जैसे ये सारे क्या माने जाएंगे? की चैप्टर्स माने जाएंगे। दिस आर द की चैप्टर्स। तो दुश्मन की फौज हमें बड़ी दिख रही है, लेकिन हमें मालूम है कि ये सब वीक खिलाड़ी है, कमजोर खिलाड़ी है दुश्मन की टीम में, है ना। सामने वाले की टीम तो 11 खिलाड़ियों की है, लेकिन 11 खिलाड़ियों में से 4-5 खिलाड़ी तो कमजोर है। तो देखा जाए तो जो की चैप्टर्स हैं वो ये रहे, है ना, जिन पर मैंने राइट लगाया वो सारे क्या है? हमारे की चैप्टर्स, ठीक है। तो देखने को तो सिलेबस हाथी जैसा ही, यार 14-15 चैप्टर है कॉस्टिंग में, लेकिन जो की चैप्टर्स हैं उनकी संख्या कितनी आ रही? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 और चैप्टर्स कितने? 11 12 13 14 15। तो देयर आर 15 चैप्टर्स, उसमें से ये दिस आर द 10 की चैप्टर्स जो कि मैक्सिमम पेपर बनाएंगे आपका, 80 नंबर 70 नंबर का पेपर बनाएंगे, ठीक है। हालांकि मैं इस पक्ष में नहीं रहता हूं कि हम सिलेक्टिवली पढ़ाई करेंगे और रिस्क लेकर जाएंगे। हमारा पहला तो लक्ष्य ही होता है कि हम कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाई करेंगे और सब कुछ करके जाएंगे, पर आखिरी जाते जाते अगर ऐसी नौबत आ जाए तो देखो, समय और वक्त के हिसाब से हमें करना पड़ता है। तो मैंने आपको बता दिया, राइट। दोस्तों, हमारे पर्टिकुलर कॉस्टिंग सब्जेक्ट में सिर्फ एक अकेला चैप्टर है जो कि सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है। सर्विस सेक्टर का एक एग्जाम्पल दे दो,
ट्रांसपोर्टेशन इज अ सर्विस सेक्टर, ठीक है। जो ट्रांसपोर्टर होता है वो कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करके बेचता नहीं है, वो तो सिंपल सेवा देता है कि अच्छा आपका माल इधर से उधर ले जाना, लाओ हम ले जाएंगे, राइट, सर्विस सेक्टर। तो एकमात्र चैप्टर है जो किससे रिलेटेड है, सर्विस सेक्टर से। इसके अलावा ये जितने भी सारे चैप्टर्स हैं यहां से लगाकर यहां तक, ये सारे मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। यानी यहां पर हम मन में ये कल्पना करेंगे कि हम एक फैक्ट्री के अंदर कॉस्ट अकाउंटेंट है और इस फैक्ट्री के कॉस्ट अकाउंट्स को किस तरीके से चलाया जाता है, या फिर मालिक ओनर फैक्ट्री किस तरीके से रन करता होगा। इसमें दोस्तों हम मटेरियल से रिलेटेड बातें करेंगे, रॉ मटेरियल से रिलेटेड बातें करेंगे, एम्प्लॉइज यानी लेबर से रिलेटेड बातें करेंगे, और ओवरहेड्स से रिलेटेड बातें करेंगे, यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से रिलेटेड बातें करेंगे, है ना। आपको ये पता होगा कि काफी सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जब हम किसी भी बिजनेस को रन करते हैं। सपोज कीजिए कि आप गए एक रेस्टोरेंट में और वहां पर जाकर आपने एक डिश ऑर्डर करी। मान लो कि वो डिश थी, कुछ भी बोल दो, मंचूरियन बोल दो, या वो क्या आता है ना, छोले भटूरे, या वो पनीर का क्या आता है ना, चाइनीज चिली पनीर बोल दो, है ना, ओके। ऐसा आपने कुछ ऑर्डर करा, वो प्लेट अब आपके सामने लग गई, 10 मिनट बाद वो बनाकर लेकर आया, और आपको ये पता करना है कि यार इसके लिए, इस पर्टिकुलर डिश के लिए उन्होंने मुझसे चार्ज तो करे हैं 250 रुपीज, पर उनको कितनी कॉस्ट बैठी होगी। कैसे पता कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर डिश के अंदर जो पनीर के क्यूब्स हैं उनका आखिर क्वांटम कितना है, और पनीर का प्राइस क्या है, और पनीर के साथ साथ जो उसके अंदर वो चिली पनीर में जो और दूसरा उन्होंने डाल रखा है उसका आखिर कॉस्ट कितना बैठा होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो आप वहां पर कॉस्ट का कैलकुलेशन बैठकर कर रहे हो, क्या सिर्फ वही कॉस्ट है, या जो इतने एम्प्लॉइज जो वहां पर घूम रहे हैं, जो कुक है, शेफ है, वो भी तो कॉस्ट है, वो भी तो कॉस्ट है। उसी के साथ साथ जिस टेबल बेंच पर आप बैठे हो उसके नीचे जो फ्लोर है, वो फ्लोर क्लीन होती है, रेस्टोरेंट की फ्लोर क्लीन होती है ना, दिन में 10 बार क्लीन होती, लोग आते हैं खराब कर करके चले जाते हैं, 10 बार फ्लोर क्लीन होती, तो उसकी भी तो कुछ कॉस्ट है क्लीनिंग की, क्लीनिंग का मटेरियल आता होगा, क्लीनिंग का लेबर आता होगा, ये भी तो कॉस्ट है। ये जो सारे खर्चे होते हैं ना, दिखते नहीं पर होते हैं, दिखते नहीं है पर होते हैं। जैसे वहां पर मान लो एसी चल रहा है, तो अब एक एसी को चलाने का ही मंथली बिल कुछ 1000 रुपए में जाता है, मल्टीप्लाई बाय उसने कितने सारे एसी लगा रखे, लाइटिंग्स लगा रखी। तो आपकी जो डिश होगी उसकी जब आप कॉस्टिंग बिठाओगे तो क्या सिर्फ डिश के अंदर जो रॉ मटेरियल गया है वो, या तमाम दूसरी चीजें। ऐसा ही एक कंपनी को भी करना पड़ता है। हमें दिख रहा है कि यार ये एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, इसकी क्या कॉस्ट बैठती होगी, तो सिर्फ सामने जो प्रत्यक्ष रूप से दिख रही है डायरेक्ट कॉस्ट वो नहीं, इसमें कई सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट भी होती है, और उन्हीं सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम क्या कहते हैं दोस्तों, ओवरहेड्स कहते हैं, राइट। उसके बारे में हम यहां पर पढ़ेंगे। फिर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एक मेथड होती है जिससे कि हम ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों मार्जिनल कॉस्टिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है जो कि आपको डिसीजन मेकिंग सिखाता है कि कैसे डिसीजंस लिए जाए। मान लो कस्टमर आया आपके पास, मान लीजिए आपका गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग का काम काज है, गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग करके कस्टमर आया आपके पास, एक स्कूल आया आपके पास और उन्होंने बोला इस बार हमारी स्कूल की 2000 यूनिफॉर्म आपको बनानी है। तो अब बंदा डिसीजन लेगा ना कि मैं इनके लिए 2000 यूनिफॉर्म्स प्रोड्यूस करूं या ना करूं। तो थंब रूल है कि अगर 2 पैसे का फायदा हो रहा होगा तो इनके लिए मैं काम करूंगा, नुकसान हो रहा होगा तो मैं काम नहीं करूंगा। तो अब स्कूल ने कहा है कि हम तो आपको 550 रुपीज ही दे सकते हैं पर यूनिफॉर्म। अब आप देख लो आपका जवाब हाँ है या ना है। अब हम क्या करेंगे, हम हमारी कॉस्टिंग बिठाएंगे और देखेंगे कि ये 550 हमारे लिए सफिशिएंट प्राइस है या नहीं है, राइट। तो इस तरीके के डिसीजंस, ऑर्डर एक्सेप्ट करें या फिर रिजेक्ट करें, नया काम का शुरू करें या ना करें, ये सब किसका मुद्दा है, मार्जिनल कॉस्टिंग का मुद्दा है। इसके बाद दोस्तों जैसे आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है ना, आप डेबिट क्रेडिट करते हो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, वैसे ही यहाँ पर कॉस्ट अकाउंट्स चलते हैं, अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग भी चलती है। जो आप करते हो ना वहां पर अकाउंट्स में वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं। अभी सेपरेट स्ट्रीम की जरूरत क्यों पड़ती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपके मन में ऐसा ही और जब फाइनेंशियल अकाउंट्स लिख ही रहे तो फिर आखिर कॉस्ट अकाउंट्स की क्या जरूरत है। चलो सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूं। मान लो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के 2 प्रोडक्ट है ना, डव सोप भी हिंदुस्तान यूनिलीवर ही बनाता है और शायद पियर्स आता है ना, वो भी यही लोग बनाते हैं, और ये 2 ही प्रोडक्ट है इनके। ऐसे तो सैकड़ों प्रोडक्ट्स हैं यार, सैकड़ों प्रोडक्ट्स है। जहां तक मुझे ध्यान है दोस्तों, ताजमहल टी भी हिंदुस्तान यूनिलीवर का ही है, और भी शायद रेड लेबल या ऐसा, वो भी सब हिंदुस्तान यूनिलीवर, मतलब कई प्रोडक्ट है यार, कई प्रोडक्ट है उनके। ये लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है, वो भी तो हिंदुस्तान यूनिलीवर वाले ही हैं, मतलब वो नाम सब अलग अलग चला रखे हैं। आप खरीद कुछ भी लो, रेवेन्यू कहां जाएगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर के पास जाएगा। दोस्तों हिंदुस्तान यूनिलीवर इसकी
अकाउंटिंग एंट्री कैसे करेगा? जैसे एक डाउ सोप बिका तो उसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी? कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या? सेल्स। अच्छा, डाउ सोप बिके तो भी ये एंट्री, पियर्स बिके तो भी ये एंट्री, सब कुछ बिके तो भी ये एंट्री। अब प्रॉब्लम क्या है कि मान लो हिंदुस्तान यूनिलीवर ने बताया कि हमारे इस पर्टिकुलर मंथ में 1,000 करोड़ का सेल्स हुआ, तो हमारे पास डिटेल अवेलेबल नहीं है कि किस प्रोडक्ट का कितना कितना सेल्स हुआ, क्योंकि सारी की सारी एंट्री आपने कहां पहुंचा दी? सेल्स अकाउंट में। अब सेल्स अकाउंट का बैलेंस तो दिख रहा है 1,000 करोड़, पर किसी ने पूछ लिया इसमें से डाउ कितने बिके और पियर्स कितने बिके, तो हमारे पास जवाब नहीं है। हालांकि अपन एक काम कर सकते हैं, अपन अलग अलग सेल्स अकाउंट बना दो, सेल्स अकाउंट डैश डाउ, सेल्स अकाउंट डैश पेयर्स एंड सो ऑन, तो फिर आपको सेपरेटली रेवेन्यू मिल जाएगा। क्या सेपरेटली हमें रेवेन्यू मिलेगा तो हमें डिटेल्ड इनसाइट्स मिलेगी अबाउट द बिजनेस? यस, यू वुड नो द इनसाइट्स कि यार कौन सा प्रोडक्ट हमारा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा खराब परफॉर्म कर रहा है। ये पॉसिबल है फाइनेंशियल अकाउंट्स में, लेकिन कॉस्ट को प्रोडक्ट वाइज ट्रेस करना ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बस के बाहर है। क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मान लो कि एक डिपार्टमेंट है जिसके अंदर देयर आर 50 एम्प्लॉइज। अब उन 50 एम्प्लॉइज की सैलरी आपने पे करी, क्या अकाउंटिंग एंट्री होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। पर ये जो सैलरी है ये तो आप उस पर्सन को पे कर रहे हो, और वो पर्सन डव सोप के लिए काम कर रहा है, पियर्स के लिए कर रहा है, या फिर ताजमहल के लिए कर रहा है, या फिर वो थोड़ा समय इसके लिए काम कर रहा है, उसके लिए काम कर रहा है। क्या इतनी डिटेल में फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जाती है? नहीं की जाती। लेकिन ये डिटेल कहां मिलती है? कॉस्टिंग में। क्योंकि मुझे तो कॉस्ट बैठानी है प्रोडक्ट की, कि यार इस प्रोडक्ट की कितनी कॉस्ट बैठ रही है, उसकी कितनी कॉस्ट बैठ रही है, और इस प्रोडक्ट से कितना रेवेन्यू आ रहा है, उससे कितना रेवेन्यू आ रहा है। तो कॉस्टिंग वाले पता है क्या करते हैं? रेवेन्यू भी प्रोडक्ट वाइज देखते हैं और ये कॉस्ट भी प्रोडक्ट वाइज देखते हैं, तभी तो हमें प्रॉफिटेबिलिटी प्रोडक्ट वाइज मिलेगी। और जब हमें प्रॉफिटेबिलिटी प्रोडक्ट वाइज पता चलेगी तभी तो आप और मैं डिसीजन ले पाएंगे कि कौन से प्रोडक्ट्स को हमें कंटिन्यू करना चाहिए जिसमें फायदा है, कौन से प्रोडक्ट्स को डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। और ऐसा होता है रियल लाइफ में, कंपनीज डू टेक अ डिसीजन कि यार इस प्रोडक्ट लाइन को बंद करने में ही सार है। जैसे टाटा ने नैनो का प्रोडक्शन बंद कर दिया, पर टाटा कंपनी बंद हो गया, टाटा कंपनी तो चली रही है, ट्रक्स आज भी बिकी रहे हैं, बाकी पैसेंजर कार जैसे वो नेक्सॉन क्या क्या आती है ना, वो सब तो आज बिकी रही है। लेकिन उन्होंने किसका प्रोडक्शन बंद करा? नैनो नहीं बनती ना अभी आजकल, टाटा नैनो है ना, सो दे हैव डिसकंटिन्यूड द प्रोडक्ट। व्हाट डज दैट मीन? दे हैव गॉट द डेटा कि नैनो का सेल्स रेवेन्यू इतना है, पर नैनो पर लगने वाली कॉस्ट इतनी, तो नैनो में वी आर मेकिंग लॉसेस। ठीक है, तो आपको प्रोडक्ट वाइज पता होना चाहिए, और वो काम कभी भी अकाउंट्स में नहीं हुआ होगा। आप बता दो चलो, वो काम कहां होता है? कॉस्टिंग के अंदर होता है, और बहुत बारीकी के साथ होता है। तो इसके लिए हमें कॉस्ट अकाउंट सेपरेटली लिखने पड़ते हैं दोस्तों। इसके बाद कुछ प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन होता है यूनिट बाय यूनिट, और कुछ प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन कैसे होता है? बैचेस में। जैसे मैं अगर एग्रीकल्चर की बात करूं और एक खेत के अंदर गेहूं बोए हैं, तो गेहूं का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो यूनिट बाय यूनिट हो रहा हो, तो एक साथ पूरी फसल उगेगी, एक साथ पूरी फसल उगेगी, राइट। उसी तरीके से दोस्तों वो प्रोडक्ट्स जो रेगुलर नेचर के हैं, रेगुलर नेचर के जैसे ये बॉक्स है, ठीक है, तो अब क्या एक एक बॉक्स एक बार में बनता है, और धड़ल्ले से बहुत सारे बॉक्स एक साथ बन जाते हैं, धड़ल्ले से बहुत सारे बॉक्स एक साथ बन जाते हैं, एक साथ उनकी कटिंग भी हो जाती है पेपर की, धड़ल्ले से एक बॉक्स का कट करा, फिर दूसरे बॉक्स का कट करा पेपर वो शेप में, ऐसा नहीं होता। धड़ल्ले से एक मशीन आती है जो 100-200 बॉक्स एक साथ कट कर देती। ऐसी प्रोडक्शन मेथड्स को हम क्या कहते हैं? बैच बाय बैच प्रोडक्शन। तो उनके कॉस्टिंग का तरीका क्या रहता है, यूनिट बाय यूनिट प्रोडक्शन के कॉस्टिंग का तरीका क्या रहता है, वो हम यहाँ पर सीखेंगे। joint products and byproducts, mainly let us talk about joint products। दोस्तों जॉइंट प्रोडक्ट्स का मतलब ये होता है, भाई जॉइंट प्रोडक्ट जुड़वा बच्चे, तो जॉइंट प्रोडक्ट्स का यहां पर मतलब होता है कि एक सिंगल रॉ मटेरियल से इफ वी आर एबल टू प्रोड्यूस मोर देन वन प्रोडक्ट, देन दिस प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एज जॉइंट प्रोडक्ट्स। द एग्जांपल्स आर, अगर हम क्रूड ऑयल लेकर आए हैं, वहां से मिडिल ईस्ट से हम क्रूड ऑयल लेकर आए, तो क्रूड ऑयल से क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं? पेट्रोल भी उसी से ही बनता है, डीजल भी उसी से ही बनता है, पैराफिन वैक्स भी कभी आपने सुना होगा, वो पेट्रोलियम जेली और वो क्या क्या आता है ना, कितनी सारी चीजें बनती है यार क्रूड ऑयल से, केरोसिन भी तो बनता है, और वो तो स्कूल में ही बता देते हैं ना कि क्रूड ऑयल से क्या क्या बनता है। तो ये सारे क्या कहलाते हैं? जॉइंट प्रोडक्ट्स। ओ चैप्टर का पर्पज ये नहीं कि आपको ये सिखाऊं कि जॉइंट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, चैप्टर का पर्पज ये है कि वो जॉइंट प्रोडक्ट के लिए जब आपने क्रूड ऑयल खरीदा था, तो आपने पेट्रोल के लिए अलग पे करा था, डीजल के लिए अलग पे करा था, पेट्रोलियम जेली के लिए अलग पे करा था, केरोसिन के लिए अलग पे करा था, या आप तो क्रूड ऑयल खरीद के लाए थे, क्रूड ऑयल खरीद के लाए थे, उसके लिए आपने कुछ पे करा था, पर उससे जो प्रोडक्ट बने वो एक बने या अनेक प्रोडक्ट बन गए, अनेक प्रोडक्ट।
अब हमारा वापस से कॉस्टिंग में ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट पता होनी चाहिए। द क्वेश्चन इज कि क्रूड ऑयल के लिए पैसा हमने प्रोडक्ट वाइज दिया, वो तो कंसोलिडेटेड पैसा दिया था, तो अब इस कंसोलिडेटेड पैसे को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा कि हे पेट्रोल, तुझ पर क्रूड ऑयल की इतनी कॉस्ट ट्रेस की जाती है, हे डीजल, तुझ पर क्रूड ऑयल की इतनी कॉस्ट ट्रेस की जाती है, हे केरोसिन, तुझ पर क्रूड ऑयल की इतनी कॉस्ट ट्रेस की जाती है। वो हम सीखेंगे कहां पर, जॉइंट प्रोडक्ट्स में, यानी जॉइंट कॉस्ट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना। जॉब कॉस्टिंग दोस्तों, अगर आपने एक आर्किटेक्चर को बुलाया, वो इंटीरियर डिजाइनर को, तो इंटीरियर डिजाइनर जो आपको प्रोडक्ट डिलीवर करता है, सर्विस डिलीवर करता है, वो स्टैंडर्डाइज्ड होती है, कस्टमाइज्ड होती है। कस्टमाइज, हर किसी के घर का इंटीरियर अलग अलग होता है, तो ऐसे काम जो कस्टमाइज मैनर में किए जाते हैं, उनकी कॉस्टिंग कैसे बैठाई जाए, वो हम कहां पर सीखेंगे, जॉब कॉस्टिंग में। जहां पर प्रोसेस बाय प्रोसेस प्रोडक्शन होता है, प्रोसेस 1 प्रोसेस 2, वहां पर लगता है प्रोसेस कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब होता है दैट वी सेट द स्टैंडर्ड्स। आप अगर इतनी बड़ी फैक्ट्री चला रहे हो ना, तो यू हैव टू फर्स्ट सेट द स्टैंडर्ड्स। ओ, यहाँ स्टैंडर्ड्स मतलब वो स्टैंडर्ड्स नहीं, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की बात नहीं कर रहे हैं, क्वांटिटी एंड कॉस्ट स्टैंडर्ड्स, कि यार इतने रॉ मटेरियल में इतना प्रोडक्शन हो जाना चाहिए, ये रॉ मटेरियल इस भाव से ज्यादा महंगा नहीं आना चाहिए। तो ये काम हम कहां पर करेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। सिर्फ स्टैंडर्ड सेट करने का काम नहीं करेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट को हम किससे कंपेयर करेंगे, एक्चुअल से कंपेयर करेंगे, और फिर देखेंगे कि आखिर कितना डिफरेंस आया, क्या वो डिफरेंस हमारे फायदे का रहा या फिर वो डिफरेंस हमारे अगेंस्ट रहा, ताकि हम करेक्टिव एक्शंस ले पाए। इट इज जस्ट लाइक कि जब आप एग्जाम देते हो तो एग्जाम हॉल से बाहर निकलते साथ ही, जैसे आपकी एग्जाम कंप्लीट हो, आप अपना खुद का नहीं मार्किंग कर लेते हो कि मेरे अकाउंट्स में इतने आएंगे, मेरे डीटी आईडीटी में इतने आएंगे, मेरे लॉ में इतने आएंगे। व्हाट इज दैट, दैट इज योर स्टैंडर्ड, क्या इतने इतने आएंगे। फिर क्या होता है, 2 महीने बाद रिजल्ट आता है एंड एक्चुअल पता चलता है, और फिर हम देखते हैं कि आखिर हमने क्या खोया, क्या पाए, क्या हमें अबव एक्सपेक्टेशंस मार्क्स मिले या फिर बिलो एक्सपेक्टेशन, एंड देन वी एनालाइज द रीजन, यार कहां पर गलती होगी, ताकि नेक्स्ट टाइम हम वो गलती ना करें, राइट। दोस्तों, ये तो चैप्टर का नाम समझाने की भी जरूरत नहीं, वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू प्रिपेयर द बजट फॉर अ फैक्ट्री, राइट। और फिर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन, इसको हम स्टडी मटेरियल से पढ़ेंगे, और ये थ्योरी चैप्टर है प्योर, ठीक है, ओके। तो दोस्तों अब एक काम करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। मैं आपको सबसे पहला चैप्टर पढ़ाता हूं सर्विस कॉस्टिंग, ताकि एक ये मुद्दा ही खत्म हो जाए सर्विस सेक्टर का, और फिर पूरी क्लास में मैन्युफैक्चरिंग ही मैन्युफैक्चरिंग चलेगी, राइट। लेकिन ये चैप्टर पढ़ाऊं चाहे ये सारे चैप्टर्स पढ़ाऊं, उससे पहले कुछ बेसिक्स है हमारे कॉस्टिंग के जो क्लियर होने चाहिए, क्योंकि वो बेसिक हर चैप्टर में लग जाएंगे, ठीक है। सो लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। ये रहे दोस्तों बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, ओके। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट। तो प्राइमरीली 2 तरह की कॉस्ट होती है, एक होती है वेरिएबल और दूसरी होती है फिक्स, ठीक है, ओके। मैं आपके सामने, अच्छा ये तो आपने सीए फाउंडेशन के इकोनॉमिक्स में भी सुन रखा है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट, राइट। मैं आपके सामने एक सिचुएशन रख रहा हूं, एग्जांपल रख रहा हूं, आप आइडेंटिफाई करके बताइएगा कि दिस पर्टिकुलर कॉस्ट इज अ वेरिएबल और इट इज अ फिक्स कॉस्ट, ठीक है। दोस्तों मान लीजिए कि मेरी एक आइसक्रीम की शॉप है, और मैंने कंपनी कॉर्नेटो, कॉर्नेटो नाम की कोई कंपनी है ना, कॉर्नेटो, कॉर्नेटो आता है ना, कॉर्नेटो, क्वालिटी वॉल्स, और वो कॉर्नेटो आइसक्रीम आती है ना, और वो क्वालिटी वॉल्स की भी तो आती है। जहां तक मुझे ध्यान है क्वालिटी वॉल्स भी हिंदुस्तान यूनिलीवर का ही है, बहुत सारे चला रखे उन लोगों ने। दोस्तों तो आपने क्या कर रखा है कि वो सप्लायर से, जो डिस्ट्रीब्यूटर था, उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। कॉन्ट्रैक्ट कर लिया मतलब एक मुकजमानी हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट की, यार हम ठीक है, हम आइसक्रीम पार्लर शुरू कर रहे हैं, हम आपके आइसक्रीम रखेंगे, है ना। और उसकी और अपनी बातचीत ये हो गई, तय हो गई कि भाई हम आपसे आइसक्रीम खरीद कर बेचेंगे, और आइसक्रीम आप हमें 30 रुपीज पर देंगे, फिक्स कितने रुपए पर देंगे, 30 रुपीज पर आप हमें आइसक्रीम देंगे, और वो आइसक्रीम हम आपसे 30 में खरीदेंगे, और आगे जाकर हम उसे 40 50 जो भी हो हम उस पर बेच देंगे, राइट। पर हाँ, इधर अपना एग्रीमेंट हो गया कि हम आपसे फिक्स 30 रुपीज पर आइसक्रीम खरीदेंगे, फिर चाहे जितनी भी हम आइसक्रीम खरीदें, हम आपसे 30 रुपीज पर यूनिट पर आइसक्रीम खरीदेंगे। ये हमारी 30 रुपीज क्या हो गई, कॉस्ट। विच कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। ओके, तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कह रहे हैं वेरिएबल, और कुछ का कहना है कि इट इज अ फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्योंकि यूनिक है ये। क्यों ये फिक्स है सर, क्योंकि फिक्स है, अपना वो हो गया ना यार, हम तो उसको 30 रुपीज ही तो देंगे पर आइसक्रीम। अब हम 1 आइसक्रीम खरीदें, चाहे 10 खरीदे, चाहे 100 खरीदें, एक बात बताओ,
अपन ने उससे 1000 आइसक्रीम मंगवा ली कि यार लिया, आप तो पूरा गाड़ी लिया लोड करके 1000 आइसक्रीम डिलीवर हो गई। जमा दी छोटू, तूने पूरा चेक कर लिया, 1000 आइसक्रीम जम गई? छोटू ने बोला हाँ उस्ताद जम गई। अपन ने अपने गल्ले में से एक 20 का नोट निकाला, एक 10 रुपए का नोट निकाला और दे दिया, लो 30 रुपए। 30 रुपए में बात हुई थी। 30 रुपीज में क्या बात हुई थी? मर्जी चाहे जितनी आइसक्रीम ले लो, क्या 30 रुपीज पर यूनिट बात हुई थी। 30 रुपीज आपने कितनी आइसक्रीम उतरवाई? 1000। तो क्या से 30 रुपए के नोट में काम हो जाएगा? 30 रुपीज पर यूनिट इंटू 1000, 30,000 देने पड़ेंगे। यही रोज तो आपने 1000 की जगह 2000 आइसक्रीम्स उतरवाई होती तो 60,000 देने पड़ते। 3000 आइसक्रीम्स उतरवाई होती तो फिर 90,000 का पेमेंट हमें सामने वाले को करना पड़ता। यानी क्या ये कॉस्ट सेम लग रही है, बार बार इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है डिपेंडिंग ऑन वॉल्यूम? बार बार इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगी डिपेंडिंग ऑन वॉल्यूम। सो इट इज अ वेरिएबल कॉस्ट। यानी वो कॉस्ट जो वॉल्यूम के बढ़ने के साथ साथ बढ़े, वॉल्यूम के घटने के साथ साथ घटे, इट्स कॉल्ड अ वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन यही वो जो आइसक्रीम शॉप है, मान लो वो आइसक्रीम 15/20 की है, 15/20 300 फीट की, 300 हो गए ना, हाँ इतने की अपनी आइसक्रीम शॉप है और ये हमने रेंट पर लिए। इसका रेंट है 30,000 रुपीज पर मंथ जो कि हम लैंडलॉर्ड को पे करते हैं। आइसक्रीम 1000 उतरवाई देख लिया मालिक ने सामने से, 2000 उतरी देख लिया उधर दुकान के मालिक ने, 3000 आइसक्रीम उतरी है। बताइए अगले महीने रेंट कितना पे करना पड़ेगा? 30,000। मान लो कि भयंकर ठंड बढ़ रही, विंटर का सीजन है और कोई आइसक्रीम खाने ही नहीं आ रहा है, तो भी रेंट कितना देना पड़ेगा? 30। यानी आपका वॉल्यूम बढ़े चाहे आपका वॉल्यूम कम हो, आपको तो एक फिक्स अमाउंट देना है। ऐसी कॉस्ट को क्या बोलेंगे? फिक्स। यानी जो वॉल्यूम से अफेक्ट ना हो दैट इज फिक्स, जो वॉल्यूम के बढ़ने के साथ बढ़े, वॉल्यूम के गिरने के साथ गिरे, इट्स कॉल्ड अ वेरिएबल कॉस्ट। यानी डेफिनेशन इज सिंपल, वेरिएबल वेरीज विद वॉल्यूम, फिक्स रिमेन्स फिक्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द वॉल्यूम। ठीक है, हाँ ओके दोस्तों, ये देखिए आप यहां पर मैंने क्या लिखा है, वेरिएबल कॉस्ट इन टोटल टर्म्स चेंजेस विथ व्हाट? वॉल्यूम। यानी अगर वॉल्यूम बढ़ा, तो जो हमारी टोटल कॉस्ट लगेगी वो भी बढ़ेगी। अगर वॉल्यूम कम हुआ तो हमारी टोटल कॉस्ट भी कम होगी। ऐसी कॉस्ट को क्या कहा जाता है? वेरिएबल। ठीक है, फिक्स इन टोटल टर्म्स ये कॉस्ट कैसी रहती है? सेम रहती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कल को आपका वॉल्यूम कितना भी इंक्रीज हो जाए ये उतनी लगेगी, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाए तो भी ये टोटल टर्म्स में उतनी ही लगेंगी। इज दैट क्लियर? हाँ ओके। अब यहां पर गौर फरमाइए, अगर आपका रेंट 30,000 है पर मंथ, आपको धंधा करने में मजा कब आएगा? जब कम से कम यूनिट बिके, भरपल्ले यूनिट्स बिके, भरपल्ले बिके यूनिट्स बिके, वो लैंडलॉर्ड जो है वो देखता रहे हमें कि यार गजब कर रहा है, 30,000 फिक्स किराया दे रहा है और दे रहा है माल बेच बेच के। ऐसे केस में जो हमें फिक्स कॉस्ट का इंसिडेंस बैठेगा पर यूनिट टर्म्स में, वो कम से कम बैठेगा। यानी जितना ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स हम, अरे 30,000 तो फिक्स किराया है, एंड नाउ इफ यू आर एबल टू सेल मोर एंड मोर नंबर ऑफ यूनिट्स, योर फिक्स कॉस्ट पर यूनिट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो जो फिक्स कॉस्ट होती है ना वो पर यूनिट टर्म्स में चेंज होती है। अब जब आप यूनिट्स बढ़ाओगे तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम बैठेगी, अगर आप यूनिट्स कम सेल करोगे तो आपको फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ज्यादा बैठेगी। तो फिक्स कॉस्ट दोस्तों सेम रहती है टोटल टर्म्स में, लेकिन पर यूनिट टर्म्स में वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम होती है। व्हेन वॉल्यूम इंक्रीजेस फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट टर्म्स में सेम होती है। जैसा कि हमने आइसक्रीम के वेंडर के साथ क्या डिसाइड कर लिया था कि हम तो आपको 30 रुपीज देंगे पर यूनिट, अब हम पर यूनिट आपको 30 देंगे मतलब देंगे। तो पर यूनिट बेसिस पर वेरिएबल कॉस्ट कैसी रहती है? सेम रहती है। हाँ, पर अब अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो टोटल टर्म्स में वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखने लायक है, अगर याद रखना हो आपको, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्चुअली क्लियर रहना है, तो वो कॉस्ट जो पर यूनिट सेम है वो वेरिएबल है। ये तो पर यूनिट इतने ही लगेंगे। फिर आपने 100 यूनिट खरीदी तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेना, आपने 200 यूनिट खरीदी तो उसी को मल्टीप्लाई बाय 200 कर लेना। ऐसी कॉस्ट क्या कहलाएगी? वेरिएबल। ठीक है, वो कॉस्ट जो टोटल टर्म्स में सेम रहे वो क्या कहलाएगी?
फिक्स कॉस्ट। अब आप दोस्तों मुझे बताइए, कोचिंग क्लास की हम बात करते हैं, यहाँ जो हॉल का रेंट है वो पर यूनिट सेम है। ऑब्वियसली कोचिंग क्लास के लिए यूनिट्स क्या होती है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्या मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हिसाब से रेंट पे करना पड़ता होगा, तो एरिया का होता है रेंट, एरिया का होता है रेंट, राइट। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हिसाब से कोई रेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है, राइट। तो दोस्तों बताइए, क्या पर यूनिट मेरा रेंट सेम है या टोटल में मेरा रेंट सेम है? टोटल में मेरा रेंट सेम है। इनफैक्ट मुझे कब अच्छा लगेगा, जब ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे तो मुझे पर स्टूडेंट रेंट की कॉस्ट कम बैठेगी। लेकिन जो आपके नोट्स हैं, वो जितने ज्यादा स्टूडेंट आएंगे उतने ज्यादा मुझे नोट्स प्रिंटिंग करवाने पड़ेंगे और उसकी कॉस्ट उतनी बढ़ती चली जाएगी। तो नोट्स प्रिंटिंग क्या हो गया दोस्तों, वेरिएबल कॉस्ट। इज दैट क्लियर? क्योंकि वो पर यूनिट सेम लगता है मुझे। ये जो किताब है रंग बिरंगी, इसके जो मुझे पैसे लग रहे हैं वो लग रहे हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो दोस्तों नोट्स की कॉस्ट कोचिंग क्लास में क्या हो गई, वेरिएबल, बिकॉज वो पर यूनिट सेम रहती है। अब जितने ज्यादा स्टूडेंट आएंगे उतने ज्यादा मुझे प्रिंटिंग करवानी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ जो फर्नीचर लगा हुआ उसका डिप्रीसिएशन मेरे लिए क्या है, मोर और लेस फिक्स। मान लो कि 100 स्टूडेंट्स के बैठने की कैपेसिटी, अब 10 बच्चे आए कि 100 बच्चे आए, मेरा तो जो फर्नीचर है वो डिप्रिशिएट होता ही चला जा रहा है। ठीक है, ओके। तो बस इतनी सी ध्यान रखने लायक बात है कि जो कॉस्ट पर यूनिट सेम हो वो वेरिएबल, जो कॉस्ट टोटल में सेम हो वो फिक्स। ठीक है, ओके। अब दोस्तों पहचान कौन खेलेंगे हम, यानी कि कैसे पहचाने कि कौन सी कॉस्ट वेरिएबल है और कौन सी कॉस्ट हाँ फिक्स है। ठीक है। तो अपन यहां पर एक छोटा सा एग्जाम्पल देख रहे हैं और ये देखिए एग्जाम्पल क्या है। मान लीजिए एक पहली तरह की कोई सी तो एक कॉस्ट है, नाम नहीं लिखा है मैंने, बस उसका नंबर डाल दिया, इट इज कॉस्ट नंबर 1। जब मैंने 8000 यूनिट्स बनाई तो कितने रुपए लगे, 96,000। जब मैंने 10,000 यूनिट्स बनाई तो कितने लगे, 12,000, 1,20,000। एक बात बताना दोस्तों, क्या टोटल अमाउंट दोनों का सेम है? नहीं। इसका इंप्लाइड मीनिंग है कि बाबा ये चाहे जो हो ये वो तो नहीं है, ये फिक्स तो नहीं है। क्योंकि फिक्स कॉस्ट की क्या विशेषता है, मैं 8,000 यूनिट बनाऊं कि 10,000 यूनिट बनाऊं, उसने तो जितना लगना है उतना ही लगना है, तो पक्का बाबा ये फिक्स तो नहीं है। तो अब दूसरी प्रॉपर्टी चेक कर लें कि क्या ये वेरिएबल है। वेरिएबल की क्या निशानी है कि वो पर यूनिट सेम होती है। ₹96,000 डिवाइडेड बाय 8,000 कीजिए, 12 रुपीज आ रहा है पर यूनिट। 1,20,000 डिवाइडेड बाय 10,000, 12 रुपीज पर यूनिट। क्योंकि अब ये पर यूनिट सेम है, मतलब इट्स अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ वेरिएबल कॉस्ट। सो इट्स अ वेरिएबल कॉस्ट। It varies with volume. Volume increases, the total amount increases, but per unit amount remains the same. चलो कॉस्ट टाइप 2 को पहचान कौन करते हैं दोस्तों? ओह, ये तो पहली बॉल पे ही विकेट गिर गया। ये तो टोटल टर्म्स में ही सेम निकली। मतलब बाबा ये तो कैसी कॉस्ट है, फिक्स। चाहे मैं 9,000 यूनिट्स बनाऊं चाहे मैं 11,000, सो इट्स अ फिक्स कॉस्ट। ये है फिक्स कॉस्ट और इसको पर यूनिट नहीं कैलकुलेट किया जाता है। क्यों करेंगे, फिक्स कॉस्ट क्यों कैलकुलेट करेंगे पर यूनिट? और अगर आपने कर दिया तो क्या वो दोस्तों शाश्वत सत्य है, या फिक्स कॉस्ट तो पर यूनिट बार बार चेंज होगी? फिक्स कॉस्ट पर यूनिट बार बार चेंज होगी। इस हॉल का जो रेंट है वो स्टेबल किस टर्म्स में रहेगा, स्टेबल एक स्थिर नंबर किस टर्म्स में रहेगा, टोटल टर्म्स में। इस हॉल का जो रेंट है ना, अरे लाख रुपए इसका रेंट, तो वो जो रेंट है वो स्टेबल स्थिर टोटल टर्म्स में रहेगा, फिक्स रहेगा भाई, लाख रुपए लाख रुपए। अगर मैं उसको पर स्टूडेंट एक्सप्रेस करता जाऊंगा तो मुझे रोज नया कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि रोज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चेंज हो रहे हैं, तो कभी फिक्स कॉस्ट ये बैठेगी कभी वो बैठेगी और मैं ऐसा हो जाऊंगा यार। तो फिक्स कॉस्ट को हमेशा प्राइमरीली कैसा रखा जाता है, टोटल टर्म्स में। वेरिएबल को हमेशा कैसे रखा जाता है, पर यूनिट टर्म्स में, कि भाई ये तो इतने रुपए पर यूनिट लगेगी, अब तुम देख लो आज कितनी बना रहे हो कल कितनी यूनिट्स बना रहे हो। ठीक है दोस्तों, अब ये हम कॉस्ट नंबर 3 की बात करते हैं। कॉस्ट नंबर 3 है टोटल में 27,000 और टोटल में 33,000। क्या है टोटल में सेम है? नहीं। इसका मतलब बाबा चाहिए जो भी हो ये एटलीस्ट फिक्स कॉस्ट तो नहीं है। अब हम इसको डिवाइड करके देख लेते ताकि पर यूनिट पता चल जाए। सो 27,000 रुपीज डिवाइडेड बाय 3,000 कितना आता है, 8.9 आ रहा है। 27,000 डिवाइडेड बाय 3,000 9। और इस तरफ देखो जरा, 33,000 डिवाइडेड बाय 4,100। ओ, क्या ये दोनों आंसर पर यूनिट सेम है, या ये तो पर यूनिट भी सेम नहीं है? अगर ये पर यूनिट सेम होते तो हम इसे क्या करार दे देते, वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन ये तो पर यूनिट भी सेम नहीं निकले, यानी ये कॉस्ट ना ही फिक्स है और ना ही वेरिएबल।
इसका इंप्लाइड मीनिंग है कि ये अब कॉस्ट कैसी है, सेमी वेरिएबल। हर वो कॉस्ट जो ना टोटल में सेम हो, टोटल में सेम होती तो फिक्स कहलाती, और वो कॉस्ट जो ना वेरिएबल पर ना पर यूनिट में सेम हो, ना फिक्स ना टोटल में सेम हो ना पर यूनिट में सेम हो, वो ना फिक्स है ना वेरिएबल है, उसके अंदर थोड़ा अंश वेरिएबल का है और थोड़ा अंश फिक्स का है, ऐसी कॉस्ट क्या कहलाती, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ऑल्सो नोन एज सेमी फिक्स कॉस्ट। तो अब वो मतलब सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती क्या, इसके एग्जांपल्स क्या है, आपके घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल डिलीवर होता है ना, इट इज एन एग्जांपल ऑफ अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। वहां बिजली का बिल आता है ना, वो नीले कलर के उस इंक से प्रिंटेड आता है बिजली का बिल, जो आज तक कभी समझ में ही नहीं आया, अच्छे अच्छे पढ़े लिखों को समझ में नहीं आया कि बिल में क्या क्या लिखा हुआ, बस वो देखते हैं आखिरी में अमाउंट क्या लिखा हुआ। लेकिन उस बिल के अंदर दोस्तों मेनली दो कंपोनेंट्स होते हैं। आप एक काम करो, आप एक महीने के लिए अमेरिका चले जाओ घूमने, 1 तारीख को चल जाना बिल्कुल, जो आपका पूरा बिल साइकिल है ना इलेक्ट्रिसिटी का बिल साइकिल, और घर की एक भी लाइट पंखा कुछ भी चालू रख के मत जाना। क्या 0 रुपीज का बिल आएगा, फिर भी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी आपसे एक फिक्स चार्ज तो ले ही लेगी, क्योंकि उन्होंने कनेक्शन आपके घर तक लेकर आए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने डाला भाई आपके वहां तक, और आपको सुविधा दी है, तो उसके लिए एक फिक्स अमाउंट तो वो ले ही लेते हैं। मान लीजिए 300 रुपीज, कि 300 रुपए तो आपको बॉस देने ही पड़ेंगे, एक भी यूनिट बिजली की खपत मत करो, 300 देने हुए, आपके घर के वहां तक तार डाले हमने, ऐसे सब अगर अपने घर की लाइट बंद कर देंगे तो ये जो मेंटेनेंस का काम है, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके पैसे कहां से लाएंगे, 300 रुपए फिक्स। उसके बाद क्या, उसके बाद पर यूनिट जितनी बिजली की खपत होगी उसके हिसाब से पैसा लगे। मान लीजिए कि हमने 100 यूनिट्स बिजली कंज्यूम करी है, और पर यूनिट 2 मिनट के लिए मान लेते फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी, द चार्जेस आर 10 रुपीज पर यूनिट, द चार्जेस आर 10 रुपीज पर यूनिट, है ना। तो दोस्तों उस केस में आपने 100 यूनिट्स बिजली कंज्यूम करी ना, तो आपको कितने का बिल आएगा मालूम आपको, 300 रुपीज फिक्स प्लस था 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 10, यानी कि 1000 हो गया ना ये, यानी कुल कितने रुपीस का बिल आया, 1300 रुपए का। मान लीजिए नेक्स्ट मंथ आपकी बिजली की खपत कितनी हुई, 120 यूनिट्स, मालूम बिल कितने का आएगा, 300 रुपीज प्लस 120 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 10, 1500 रुपीज का बिल आया, है ना। हाँ? अब गौर फरमाइए दोस्तों, मान लो कि ये जो डिटेल्स हैं ये मैंने यहां से गायब कर दी, ये डिटेल्स है ना स्क्रैच कार्ड में नहीं कर देते गायब, ये डिटेल गायब कर दी, और अब मैंने सिर्फ आपको इतना डेटा दिया कि बच्चों इतनी यूनिट्स पर इतने रुपए लगे, इतनी यूनिट्स पर इतने रुपए लगे, और तहकीकात करके बताओ कि ये वेरिएबल कॉस्ट है या फिर ये फिक्स कॉस्ट है। तो आपने बोला सर कुछ भी कर लो ये फिक्स तो नहीं है, क्योंकि जब यूनिट बढ़ी तो ये कॉस्ट भी बढ़ गई, मतलब ये कॉस्ट पक्का बाबा फिक्स तो नहीं। आपने कहा चलो ट्राई करते हैं वेरिएबल, 1300 डिवाइडेड बाय क्या कर दिया, कितना आया 13, 13 आया ना, 1500 डिवाइडेड बाय क्या करा, कितना आया 12.5। क्या ये पर यूनिट सेम है या ये तो पर यूनिट भी डिफरेंट है, मतलब क्या ये वेरिएबल है, नहीं, तो जो ना फिक्स है जो ना वेरिएबल है वो सेमी वेरिएबल है, मतलब उसके अंदर इस 1300 के अंदर कुछ अंश वेरिएबल का है और कुछ अंश, उसी तरीके से 1500 के अंदर कुछ अंश वेरिएबल और कुछ अंश फिक्स है। और हमारा सिलेबस कम से कम 100 बार ये कैलकुलेशन मांगेगा कि ये रहे अमाउंट, अब बताओ कि इस अमाउंट के अंदर आखिर वेरिएबल कितना है, और इसे हम कहते हैं सेग्रीगेटिंग अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट बिटवीन वेरिएबल एंड फिक्स कंपोनेंट्स। आप भी समझ रहे हो कि इस कॉस्ट के अंदर कुछ अंश फिक्स है और कुछ अंश वेरिएबल है। आपको भी पहले से मालूम है कि बाबा फिक्स कितना है इसके अंदर, बाबा फिक्स कितना है इसके अंदर 300, और बचा हुआ क्या है वेरिएबल, है ना। पर ये तो अभी आपने मैंने क्योंकि क्वेश्चन डिजाइन करा है तो आपको मुझको मालूम है, पर अगर ये डेटा यहां से ये ऐसा कर दिया जाए और आपको ये इंफॉर्मेशन देकर बोला जाए कि अब आइडेंटिफाई करो कि इस 1300 के अंदर आखिर कितना फिक्स है और कितना वेरिएबल, इस 1500 के अंदर आखिर कितना फिक्स है और कितना वेरिएबल है। तो ये काम अब दोस्तों दो तरीके से किया जा सकता है, एक तो मैथमेटिक्स की इक्वेशन बना लो, मैथमेटिक्स की इक्वेशन बना लो। मैथमेटिक्स में दोस्तों आपने सीए फाउंडेशन के मैथमेटिक्स में रिग्रेशन वर्ड कभी सुना होगा, और रिग्रेशन रिग्रेशन वर्ड कभी सुना है कि नहीं, स्टैटिस्टिक्स में रिग्रेशन होता था ना,
वो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी या फिर y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, जिसके अंदर वो एक कांस्टेंट होता था और एक वेरिएबल होता था, है ना? ओके, लेकिन एक मिनट, अपन क्यों बिना बात मैथमेटिक्स को बीच में लेकर आए, है ना? तो बनते कोशिश कॉस्टिंग के अंदर मैथमेटिक्स को अवॉइड किया जाता है, तो अपन यहाँ पर कॉन्सेप्चुअली चलते हैं, ठीक है? और अपना सिलेबस मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में जहां पर कॉन्सेप्चुअली हो पाता है वो कॉन्सेप्चुअली करता है, मैथमेटिक्स को जनरली नहीं लाता बीच में। दोस्तों ये 1300 के अंदर प्योर वेरिएबल कॉस्ट है, प्योर फिक्स कॉस्ट है, दोनों है थोड़ी थोड़ी, गौर फरमाइएगा दोस्तों, दोनों है थोड़ी थोड़ी। और ये मैं सिर्फ एक ही बार समझा रहा हूं, 100 बार अब जब लगेगा तो मैं समझाने वाला नहीं, मैं आपसे एक्सपेक्ट कर लूंगा कि आप बताओ। दोस्तों इसके अंदर, इस 1300 के अंदर कुछ तो है वेरिएबल कॉस्ट, और मैं उसको वेरिएबल कॉस्ट बोलने की बजाय मैं उसको टोटल वेरिएबल कॉस्ट बोलूं, क्योंकि इसके अंदर कुछ तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, आई डोंट नो कितना है पर कुछ तो है, प्लस इसके अंदर कुछ तो फिक्स कॉस्ट भी है टोटल, मुझे नहीं मालूम कितना है, पर ये जरूर मालूम है बाबा 1300 तुम्हारे अंदर कुछ अंश वेरिएबल और कुछ अंश फिक्स है। चलो 1500 से बात करते हैं। 1500 तुम बोलो, तुम प्योर वेरिएबल हो, तुम प्योर फिक्स हो, तुम में भी दोनों है, तुम में भी दोनों है। वो हमने कैसे आइडेंटिफाई करा? अगर ये प्योर फिक्स होता तो अमाउंट ही टोटल में सेम आ जाता, अगर ये प्योर वेरिएबल होता तो डिवाइड करके पर यूनिट सेम आ जाता, लेकिन ये तो दोनों ही नहीं निकला, मतलब दोनों है इसके अंदर, मतलब सेमी वेरिएबल है, थोड़ा वेरिएबल थोड़ा फिक्स। दोस्तों यहां पर हमने यूनिट्स सेम बनाई है, यूनिट्स अलग बनाई है, अलग बनाई है। तो गहरा सवाल, क्या जितनी टोटल वेरिएबल कॉस्ट इसके अंदर इंक्लूड होगी, क्या उतनी ही टोटल वेरिएबल कॉस्ट इसके अंदर इंक्लूड होगी या डिफरेंट डिफरेंट होगी? डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो लेट इट बी डिनोटेड बाय TVC1 टोटल वेरिएबल कॉस्ट 1 एंड इट बी डिनोटेड बाय टोटल वेरिएबल कॉस्ट 2। लेकिन गहरी बात, इस 1500 के अंदर फिक्स कॉस्ट कितनी होगी? वो तो सेम ही होगी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहती है, चाहे मैं 100 यूनिट बनाऊं चाहे मैं 120 यूनिट बनाऊं, जितनी फिक्स यहां लगी होगी उतनी फिक्स यहां लगी होगी। तो क्या मुझे फिक्स कॉस्ट को FC1 और FC2 से डिनोट करने की जरूरत है, या इट इज जस्ट FC? इट इज जस्ट FC, जस्ट फिक्स कॉस्ट, बस दोस्तों। अब समझने से सिर्फ आप एक कदम ही दूर हो। हे 1300, बात कर रहे हैं अपन नंबर्स, हे 1300, तेरे अंदर जितनी फिक्स है उतनी ही फिक्स किसके अंदर है? 1500 के अंदर है। तो फिक्स कॉस्ट की वजह से तुम दोनों के अमाउंट में डिफरेंस है क्या? नहीं है, क्योंकि जितना फिक्स इसके अंदर है उतना ही फिक्स इसके अंदर है। पर अभी भी तुम्हारे अमाउंट तो डिफर कर रहे हैं। क्यों डिफर कर रहे हैं तुम्हारे अमाउंट? क्योंकि वेरिएबल तुम में अलग है और इसमें अलग है। यानी कि 1300 से 1500 का जो डिफरेंस है, वैसे कितना हो रहा है डिफरेंस? 200 रुपीज। इस 200 रुपीज की कॉस्ट का नेचर क्या है? वेरिएबल। नहीं समझे? समझ गए। अरे 1300 अगर 1500 हुए तो फिक्स कॉस्ट तो जितनी 1300 में उतनी 1500 में भी है, तो जो बढ़ी है कॉस्ट वो सिर्फ प्योर कौन सी कॉस्ट बढ़ी है? प्योर वेरिएबल कॉस्ट बढ़ी, यानी 200 इज प्योर, 200 इज प्योर वेरिएबल कॉस्ट। ज्यादा लगी वहां पे, 200 रुपए ज्यादा लगी। क्यों ज्यादा लगी? क्योंकि हमने यूनिट ज्यादा बनाए। कितनी यूनिट ज्यादा बने? 20 यूनिट्स। यानी क्या मैं कह सकता हूं, और मेरे बिना कहे आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे, कि जो 200 रुपीज एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉस्ट लगी है दैट करेस्पॉन्ड्स टू कितनी यूनिट्स? 20 यूनिट्स। तो अगर 20 यूनिट्स के लिए 200 रुपीज लगे, यानी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कितनी? 10। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कितनी? 10। अब अगर पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपीज है, यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो इसके अंदर शामिल है वो कितनी है? 1000। यानी बैलेंसिंग 300 क्या हो गई? फिक्स। अच्छा, वही चीज आप नीचे वाली इक्वेशन से भी निकाल सकते हो। 120 यूनिट्स इंटू 10 रुपीज पर यूनिट इज वेरिएबल, यानी इस 1500 के अंदर 1200 क्या है? वेरिएबल, और बचा हुआ क्या है? फिक्स। एंड देखिए फिक्स दोनों में सेम आ रहा है, बट टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज डिफरिंग। व्हाई? बिकॉज द वॉल्यूम इज डिफरिंग। हाँ ओके, ये हमने कॉन्सेप्चुअली सॉल्व कर लिया। बोलो मैंने एक भी मैथमेटिक्स या कुछ भी लगाया क्या? नहीं। पर अब क्या होता है, एग्जाम में इतना डिटेल में नहीं जा सकते। एग्जाम में तो क्या, इसका तो सवाल भी नहीं आता, जो सवाल आएगा तो अलग ही आएगा, उसमें तो एक छोटा सा प्रोसेस होगा।
सो हमें डायरेक्टली बस इतनी सी चीज ध्यान रखनी है, 1300 और 1500 का डिफरेंस निकालना है, उसको हम बोल देंगे चेंज इन टोटल कॉस्ट। कितने रुपीस है? 200, और उसको डिवाइड कर देंगे। बताइए किससे? चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स है 20 से, तो चेंज इन कॉस्ट हो जाएगा 200, चेंज इन यूनिट्स हो जाएगा 20, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो अब दोस्तों वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अगर आपको ढूंढनी हो कि यार सेमी वेरिएबल में से कितना वेरिएबल है और कितना फिक्स है, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला क्या होगा? चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स। और उसके पीछे लॉजिक क्या है कि जो टोटल कॉस्ट के अंदर चेंज आ रहा है, वो चेंज का जो अमाउंट है वो प्योर वेरिएबल कॉस्ट है, और वो कितनी यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट है? जितना हमने प्रोडक्शन इंक्रीज किया है। ठीक है, एक बार आप वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल पाए, फिर दिल्ली दूर नहीं है। फिर आप बोल देना कि देखो भाई टोटल कॉस्ट क्या होती है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल कॉस्ट लिख देना आप यहां पर, टोटल कॉस्ट कितनी लिख देंगे? 1300। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी लिख देंगे? 100 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज पर यूनिट, जस्ट वी हैव फाउंड दैट। तो अब बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा? टोटल फिक्स कॉस्ट। ठीक है, वो आप चाहो तो उधर से निकाल लो, चाहो तो इधर से, क्योंकि फिक्स कॉस्ट का जो आंसर आना है बाबा वो तो सेम ही आना है। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके। ये देखिए दोस्तों, तो सेमी वेरिएबल किसको कहते हैं? जिसका ना टोटल अमाउंट सेम है ना ही पर यूनिट सेम है, और इस कॉस्ट के अंदर ऐसा ही हो रहा था। और मैंने काम करें, वो तो मैंने मन से बना दिया था ये वाला एग्जाम्पल, तो जो आपका असली एग्जाम्पल किताबों में छपा है इसको अपन क्रैक कर दें। द कॉन्सेप्ट इज सिंपल, 27,000 के बदले में कितने रुपए लग गए? 33,000। मतलब कितने का इंक्रीज है ये? 6,000 का इंक्रीज है, और जो इंक्रीज हो रहा है वो फिक्स इंक्रीज हो रहा है। फिक्स तो जितना 27 में होगा उतना ही 33 में होगा। जो इंक्रीज है वो प्योर क्या है? वेरिएबल। और इंक्रीज क्यों है? क्योंकि हमने प्रोडक्शन 3000 की बजाय 4500 करा, यानी कितनी यूनिट्स हमने ज्यादा प्रोडक्शन है। यानी क्या मैं कह सकता हूं कि 1500 यूनिट्स की प्योर वेरिएबल कॉस्ट है 6000। कितना बैठ रहा है दोस्तों वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट? 4 रुपीज पर यूनिट। तो वेरिएबल कॉस्ट आ गई 4 पर यूनिट। अब ये निकालना है कि फिक्स कितना है। तो दोस्तों ये जो 3000 यूनिट्स है, मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा ना किससे? 4 रुपीज पर यूनिट। कितना आता है? 12,000 रुपीज, यानी 12,000 इज वेरिएबल कॉस्ट। सो आउट ऑफ 27,000 12,000 इज, विच मीन्स रिमेनिंग 15,000 इज फिक्स। वो चाहो तो आप यहां से भी निकाल सकते हो कि 4500 यूनिट्स है एट द रेट ऑफ 4 रुपीज पर यूनिट, यानी 18,000। सो आउट ऑफ 33,000 18,000 इज वेरिएबल, रिमेनिंग 15,000 इज, आंसर 15 इधर से भी आएगा इधर से भी आएगा, बस जहां की यूनिट्स उठाओ वहीं की कॉस्ट उठाना, जहां की यूनिट्स उठाओ वहीं की, एंड दैट्स कॉमन सेंस। ठीक है, ये देख लो ना दोस्तों, आपको विश्वास नहीं हो रहा ना मुझ पर, ये देखो वेरिएबल आ रहा है 4 और फिक्स कितना आ रहा है? 15। ये देखो यहां पर इन्होंने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला ही क्या लिखा है? डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट, वही चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय difference in number. It will give you variable cost per unit portion of semi variable cost. How would you find out that fixed cost? टोटल कॉस्ट लो और उसमें से टोटल वेरिएबल कॉस्ट घटा दो, तो रिमेनिंग अमाउंट क्या आ जाएगा? टोटल फिक्स कॉस्ट। इज दैट क्लियर? ओके, कॉन्सेप्ट समझ रहे दोस्तों? अभी इसके प्रेजेंटेशन पर आप ज्यादा ध्यान मत दो, तो जब लिखकर क्वेश्चन करेंगे तब प्रेजेंटेशन हो जाएगा, अभी तो कनेक्शन समझ लो सारे। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इस पर्टिकुलर पोर्शन को आप इग्नोर करना है, ये अभी काम की बात नहीं, बहुत बाद में सिलेबस में एक आध क्वेश्चन में आएगा, उसके लिए मैंने यहां पर दिया है। डायग्राम पर गौर फरमाइए दोस्तों। इस डायग्राम में आप एक काम करो ना, इन सबको अभी इग्नोर करो, इस सबसे आपका क्या लेना देना, सिर्फ इन दो पे फोकस करो। किस पर? वेरिएबल पर और फिक्स पर। अगर मैं 0 यूनिट्स बनाऊंगा तो मेरी कौन सी कॉस्ट 0 लगेगी? वेरिएबल कॉस्ट। जैसे कि ये हॉल है, इसका जो रेंट है ना वो तो मुझे देना ही देना है, यानी कि नंबर ऑफ यूनिट्स, अगर मैं 0 स्टूडेंट्स पढ़ाऊं तो भी मुझे इस हॉल का रेंट लाख रुपए देना ही देना है, और मैं यहां पर इस हॉल के अंदर 50 बच्चे पढ़ाऊं तो भी मुझे लाख रुपए ही देना है। यहाँ पे रुपीस लिखे हुए यार। और अगर मैं 100 पढ़ाऊं तो भी लाख रुपए, मैं 150 पढ़ाऊं तो भी लाख रुपए, 250 पढ़ाऊं तो भी मुझे लाख रुपए ही देना है। इज दैट क्लियर? तो हॉल का रेंट इज अ फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट की लाइन कैसी जाती है? ऐसी जाती है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। irrespective of number of units my cost remains the same. वेरिएबल कॉस्ट कैसी जाती है? यहाँ बेस से ओरिजिनेट होती है और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह जाती है। as the number of units increases amount also
इंक्रीजेस, ये क्या हो गया, वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, सेमी वेरिएबल के अंदर क्या होगा, थोड़ा सा फिक्स का कंपोनेंट होगा। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट यहां बेस से शुरू करेगी या वो तो ऊपर से शुरू करेगी, ऊपर से शुरू करेगी ना सेमी वेरिएबल कॉस्ट तो, क्योंकि उसके अंदर एक अमाउंट तो फिक्स का ही तो ये उसका तो बेस ही उठ जाएगा। और फिर उसके बाद क्योंकि वो सेमी वेरिएबल है तो जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ेंगी वैसे वैसे वो बढ़ेंगे। यानी जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट का डायग्राम बनता है वो बेस से स्टार्ट नहीं होता है, वो ऊपर से स्टार्ट होता है, पहली बात। दूसरी बात वो ऊपर से स्टार्ट होकर कांस्टेंट होता है या वो राइजिंग होता है, वो राइजिंग लाइन होती है। ठीक है, दैट्स एन एग्जांपल ऑफ अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट का भी एग्जांपल है और ये टोटल कॉस्ट का भी एग्जांपल है, क्योंकि टोटल कॉस्ट के अंदर तो दोनों आ जाती है, वेरिएबल प्लस फिक्स, तो इसलिए वो स्टार्ट ही ऊपर से होती है फिक्स की वजह से और फिर और बढ़ती चली जाती है वेरिएबल की वजह से। ठीक है, हाँ कुछ पूछना चाह रहे हो, नहीं, ओके। दोस्तों आपने एक और तरह की कॉस्ट आपके सीए फाउंडेशन के इकोनॉमिक्स में ही देख ली होगी, जिसको शायद आप वहां पर स्टेप फिक्स कॉस्ट बोलते थे, स्टेप फिक्स कॉस्ट। हाँ, वैसे स्टेप फिक्स कॉस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए सेमी वेरिएबल कॉस्ट। स्टेप फिक्स कॉस्ट क्या होता है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट का एक रूप होता है, एग्जाम्पल होता है कि हाँ इसको भी, ये भी सेमी वेरिएबल की बिरादरी का ही है, सेमी वेरिएबल की कैटेगरी की है। ऐसी कॉस्ट जो कि मैं इतनी यूनिट्स बना लूं, जैसे 0 से कितनी 10 यूनिट्स मान लो, तो वो अमाउंट सेम ही लगेगा, जितना है उतना ही लगेगा। फिर मैं 0 यूनिट्स बनाऊं तो भी उतना ही लगेगा, 5 यूनिट्स में भी उतना ही लगेगा, 10 में। पर खबरदार जो 10 के आगे एक भी कदम आगे रखा, यानी एज यू प्रोड्यूस योर 11th यूनिट, ये कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ती है, एकदम शूटअप हो जाती है, एकदम शूटअप हो जाती है और बोलती है अब मैं इतनी लगूंगी। फिर हम बोलते हैं चल ठीक है उतनी लग जा बस। फिर उसका कहना है देखो 11 से 20 तक अब एक नया रुपया खर्चा करने की जरूरत नहीं, मैं इतने लगा। लेकिन जैसे ही एज यू प्रोड्यूस योर 20% वो एकदम से फिर से शूट अप हो जाती है, राइट। सच कॉस्ट आर कॉल्ड एज व्हाट, स्टेप फिक्स कॉस्ट। एग्जाम्पल जैसे कि हाँ स्कूल बसेस, कितना बढ़िया एग्जाम्पल दिया। स्कूल बस की एक कैपेसिटी होती है दोस्तों। मान लो कि मैंने कोई नया स्कूल डाला और मान लो कि मेरे स्कूल में 500 बच्चे पढ़ रहे हैं। मैंने बोला यार अभी तक तो अपन पेरेंट्स को ही बोल रहे थे कि आप पिक एंड ड्रॉप करो, बट नाउ वी हैव स्टार्टेड प्रोवाइडिंग द बस फैसिलिटी। अब मान लीजिए मैं बस के वेंडर के यहाँ पर गया और मैंने बोला कि बस बताइए, तो उन्होंने दिखा दी बस और मैंने पूछा कि यार इसमें कितनी सीटिंग कैपेसिटी आएगी। दे सेड 50 स्टूडेंट्स की सीटिंग कैपेसिटी। मैंने बोला हमारे तो 500 स्टूडेंट्स, यानी कितनी बसेस खरीदनी मुझे, 10 बसेस खरीदनी, खरीद के ले आया। दोस्तों 20 एडमिशन और आ गए, बस फैसिलिटी प्रॉमिस कर रखी, बताओ क्या करना पड़ेगा, एक और बस खरीदनी पड़ेगी। 11th बस आ गई, अब 10 एडमिशन और आ गए, क्या 12th बस खरीदनी पड़ेगी, 11th में ही काम हो जाएगा, 11th में ही काम। और 15 स्टूडेंट आ गए, अभी भी 11 में। बट जैसे ही 550 से ऊपर निकले नंबर ऑफ एडमिशन, तो मुझे आई वुड नीड टू बाय वन मोर बस। 551 से फिर 560 हो, 570 हो, 580 हो, चलेगा कहां तक चलेगा, 600 तक। जैसे ही क्रॉस करूंगा तो मुझे येट अनदर बस खरीदनी पड़ेगी। सो इट्स एन एग्जांपल ऑफ अ स्टेप फिक्स कॉस्ट, और स्टेप फिक्स कॉस्ट अपने आप में सेमी वेरिएबल का वन ऑफ द स्पेशल केस है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल आप भी बहुत बढ़िया दे रहे थे कि एक मशीन है और मशीन के अंदर एक स्पेयर पार्ट है जो हर 1000 यूनिट्स बनाने के बाद रिप्लेस करना पड़ता है। अरे होता है ना ऐसा, है ना, जैसे फोटोकॉपी मशीन हो गई या प्रिंटर हो गया, प्रिंटर के अंदर कार्ट्रिज नहीं होती, कार्ट्रिज, और वो नहीं अपन कार्ट्रिज के अंदर वो कार्ट्रिज वो रिप्लेस करते, भैया इतने ही पेज निकालेगी उसके बाद ये रिप्लेस करनी पड़ेगी, ये पैसे लगेंगे, फिर उसका निकालो 2-5 हजार पेज, फिर जब खत्म हो जाएगी तो फिर से रिफिल करनी पड़ेगी, राइट। तो वैसे ही दोस्तों अगर एक मशीन है और मशीन का जो स्पेयर पार्ट है एक, वो हर 1000 यूनिट्स के बाद रिप्लेसमेंट मांगता है, तो मैं आज ले आया नया स्पेयर पार्ट, हाँ बिंदास मजे में कितनी यूनिट्स बनाऊंगा, 1000 यूनिट्स बनाऊंगा, कोई मुझे रोक टोक सकता है नहीं। लेकिन जैसे ही 1000 यूनिट्स बनी, अब वो स्पेयर पार्ट की मियाद खत्म हो गई, उसकी लाइफ खत्म हो गई, मैंने क्या करना है, उस स्पेयर पार्ट को डालना है डस्टबिन में, नया स्पेयर पार्ट लाना है, लगाना है, बिंदास 1001 से लगाकर 2000 यूनिट्स तक बना देनी है। ये भी एग्जाम्पल हुआ किसका, स्टेप फिक्स कॉस्ट का। इज दैट क्लियर, ठीक है। अरे कितना सही डाउट पूछ लिया बंदे ने, कितना भयंकर डाउट पूछ लिया। सर ये जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट की लाइन है, ये फिक्स कॉस्ट पर से क्यों नहीं जा रही है,
काश। दो मिनट के लिए मान लो कि अभी अपनी कंपनी में कोई सेमी वेरिएबल कॉस्ट नहीं, अपनी फैक्ट्री में अभी सिर्फ दो ही तरह की कॉस्ट है। कौन सी दो तरह की कॉस्ट है? एक फिक्स और दूसरी वेरिएबल। दैट्स इट, दो ही तरह की कॉस्ट है हमारी। तो फिक्स कॉस्ट की तो लाइन ऐसी बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट की भी लाइन ऐसी ही बनेगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बताइए टोटल कॉस्ट की लाइन कैसे बनेगी? तो टोटल कॉस्ट की लाइन स्टार्ट कहां से होगी? फिक्स कॉस्ट से। और किस स्लोप के साथ जाएगी? वेरिएबल कॉस्ट के स्लोप के साथ साथ जाएगी, राइट। तो अगर मैं टोटल कॉस्ट की लाइन बनाता तो ऐसी बनती, ठीक है। ये जो मैंने यहां पर ब्लू लाइन बना दी है ना, ये किसकी लाइन है? टोटल कॉस्ट की। ओके। अब बातें शातें उसकी कर लेते हैं, सेमी वेरिएबल कॉस्ट की। क्या सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो मेरी वेरिएबल लग रही होगी और जो फिक्स लग रही होगी उन्हीं का जोड़ होगा, या ये तो अपने आप में कोई तीसरे तरह की कॉस्ट होगी? तीसरे तरह की कॉस्ट होगी ना। वेरी गुड। देखो एक एग्जांपल देखो, मान लो अपनी आइसक्रीम शॉप है, मैं वेंडर से आइसक्रीम खरीद रहा हूं, बोलो ये कौन सी कॉस्ट है? वेरिएबल कॉस्ट है। मैं उस आइसक्रीम शॉप का रेंट पे कर रहा हूं, बोलो ये कौन सी कॉस्ट है? फिक्स कॉस्ट। हम्म। मान लो मेरे यहां पर आइसक्रीम वेंडिंग मशीन लगी हुई है। अच्छा कुछ कुछ अमाउंट भी बोल दो। आप आइसक्रीम वेंडर से 30 रुपए पर आइसक्रीम में खरीद रहे हो। मान लो कि वो आइसक्रीम शॉप का रेंट कितना है? 30,000 पर मंथ। अब तुम्हारे यहाँ पर एक वेंडिंग मशीन लगी हुई है और वेंडिंग मशीन के अंदर एक स्पेयर पार्ट है जो हर 100 आइसक्रीम्स डिलीवर करने के बाद चेंज करना पड़े। जैसे ही 100 आइसक्रीम उसने डिलीवर करी तो अपन छोटू को 500 रुपए का पत्ता देते हैं और बोलते हैं यार वो चल जाना जरा मशीन की दुकान पर और वहां से स्पेयर पार्ट लेके आ जाना। स्पेयर पार्ट की कॉस्ट कितनी बोलना जरा? 500 रुपए, है ना। एवरी कितनी यूनिट्स? आफ्टर एवरी 100 यूनिट्स। तो वेरिएबल और फिक्स अपने आप में अलग अलग तरह की कॉस्ट है, और सेमी वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल प्लस फिक्स है, ये भी अपने आप में एक अलग तरह की कॉस्ट है। अपने आप में एक अलग तरह की कॉस्ट है जिसके अंदर कुछ अंश फिक्स है और कुछ अंश वेरिएबल है, पर रेंट थोड़ी इसमें जाएगा। रेंट इज अ प्योर फिक्स। वेंडिंग की जो आइसक्रीम परचेज करने की कॉस्ट है दैट्स अ प्योर वेरिएबल, लेकिन कुछ कुछ कॉस्ट होती है जो, अरे सेमी वेरिएबल इज नॉट वेरिए, कैसे समझाऊं? समझ रहे हो आप? कोचिंग क्लास, बोलो रेंट क्या है? 1 लाख रुपए। क्या है? फिक्स। नोट्स की कॉस्ट क्या है? वेरिएबल। इलेक्ट्रिसिटी क्या है मेरे लिए? सेमी वेरिएबल। हाँ। अब बताओ इलेक्ट्रिसिटी का बिल 1 लाख रुपए तो मेरा रेंट है, नोट्स प्रिंटिंग की कॉस्ट 2 लाख है, तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल 3 लाख हुआ मेरा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का बिल तो वेरिएबल प्लस फिक्स होता है। क्या इलेक्ट्रिसिटी का बिल 3 लाख रुपए आएगा? या वो अपने आप में एक सेपरेट आइटम ऑफ कॉस्ट जिसका मेरी दूसरी प्योर वेरिएबल और प्योर फिक्स कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं? पर वो जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा ना, मान लो 10,000 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया, तो उसके दो कंपोनेंट्स, एक वेरिएबल और एक फिक्स। तो जरूरी है कि मैं सेमी वेरिएबल की लाइन फिक्स से ही स्टार्ट करूं? हो सकता है ये जो मेरी सेमी वेरिएबल कॉस्ट हो उसका फिक्स पोर्शन इतना हो, ये तुम्हारी दूसरी प्योर फिक्स कॉस्ट है और ये फिक्स कॉस्ट का पोर्शन हो गया इन द सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, सो इट्स अ सेपरेट आइटम ऑफ कॉस्ट। ठीक है, हाँ वो जो 313 दिया था ना वो। ठीक है, तो तुम जो सोच रहे थे, तुम ये सोच रहे थे कि ये जो मैंने वेरिएबल और फिक्स लिखा है वो सेमी वेरिएबल के ही दो हैं। मैं क्या सोच के समझा रहा था कि ये अपने आप में कुछ दो तीन तरह की मेरी कॉस्ट है जो वेरिएबल वेरिएबल है। ये मेरी और दो धंधा चलाते एक दो कॉस्ट नहीं लगती, कई तरह की कॉस्ट लगती है, जिसमें से कुछ दो चार तरह की कॉस्ट वेरिएबल होती है, दो चार क्या होती है फिक्स, और दो चार क्या होती सेमी वेरिएबल। और इस सेमी वेरिएबल का इतना पोर्शन फिक्स है जो कि इस वाले फिक्स से जिसका कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, ओके। हाँ, पर अगर कोई मुझे टोटल कॉस्ट की लाइन बनाने का बोलेगा ना, आई एम अज्यूमिंग कि सेमी वेरिएबल कुछ भी नहीं, तो टोटल कॉस्ट तो क्या होगी? वेरिएबल प्लस फिक्स। तो मैं टोटल कॉस्ट की लाइन यहां से स्टार्ट करूंगा। सेमी वेरिएबल यहां से ओरिजिनेट हो ऐसा जरूरी
नहीं, क्योंकि वो अपने आप में कोई तीसरे तरह की कॉस्ट है जिसके दो कंपोनेंट्स अपने आप में फिक्स और वेरिएबल। ठीक है, ओके दोस्तों, अब इसके बाद हम एक खास डिस्कशन आज करना चाह रहे हैं और वो डिस्कशन है व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट। तो आप बोलेंगे सर अभी भी तो टाइप ऑफ कॉस्ट ही पढ़ा रहे थे, वेरिएबल, फिक्स और सेमी वेरिएबल। तो क्या होता है ना कि कॉस्ट को कई तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। अगर मैं कॉस्ट को उसके वेरिएबिलिटी के हिसाब से क्लासिफाई करता हूं तो फिर वेरिएबल, फिक्स और सेमी वेरिएबल होता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं कॉस्ट को बेस्ड ऑन द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट डिफाइन करता हूं तो फिर दो तरह की कॉस्ट होती है, एक होती है डायरेक्ट कॉस्ट और दूसरी होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, ये भी आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ रखा है, मुझे याद है, वहां पे है सीए फाउंडेशन के इकोनॉमिक्स में बोलते हैं टीचर डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। हाँ, और शायद वहां पर ऐसा भी समझाते हैं कि डायरेक्ट कॉस्ट यानी वो कॉस्ट जो प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष सामने नजर आ रही है, ये तो पैसे ही लगे, और इनडायरेक्ट कॉस्ट यानी वो जो अप्रत्यक्ष हो, जो कॉस्ट तो लगी पर नजर नहीं आ रही। लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये जो शर्ट है, ये जो शर्ट बनाया है, इस शर्ट को बनाने में कंपनी को कुछ तो कॉस्ट लगी होगी। जैसे कि इसका फैब्रिक खरीद कर लाई होगी कंपनी, फिर ये जो बटन्स लगे हुए हैं वो भी खरीद कर लाई होगी कंपनी, फिर इसके अंदर थ्रेड भी है वो भी लाई होंगी, फिर इसके अंदर वो थोड़ा सा वो कफ होता है, अंदर कुछ कॉलर के अंदर कुछ मटेरियल होता है, वो कागज के जैसा ऐसा कुछ है ना, क्या बोलते हैं उसको, हाँ वो व्हाइट कलर का कॉलर, उसको कफ कफ ही बोलते हैं, है ना, कॉलर कफ। ठीक है, वो तो वो भी तो पैसे लगे हैं, है ना। फिर इस शर्ट को बनाने में टेलर लगे होंगे जिन्होंने स्टिचिंग करी होगी शर्ट की, राइट। तो दोस्तों डायरेक्ट कॉस्ट यानी वो कॉस्ट होती है जो सीधे सीधे ट्रेस की जा सकती है कि अरे ये कॉस्ट तो इस प्रोडक्ट के लिए लगी, अरे ये कॉस्ट तो उस प्रोडक्ट के लिए लगी। और इनडायरेक्ट कॉस्ट यानी वो जो ट्रेस नहीं कर सकते हैं, पता नहीं कर सकते हैं यार ये कॉस्ट लगी तो है पर ये उसके लिए भी लगी है, इसके लिए भी लगी है, सबके लिए लगी है यार ये कॉस्ट, तो फिर ये जो कॉस्ट है इसका कितना इधर जाएगा मालूम। ऐसी कॉस्ट जो कि एक से ज्यादा प्रोडक्ट के कॉमन बेनिफिट के लिए लगी हो, यानी हमने खर्चा करा और एक साथ 10 प्रोडक्ट का भला हो गया, एक साथ 5 प्रोडक्ट का भला हो गया, तो ऐसी कॉस्ट क्या कहलाएगी, इनडायरेक्ट कॉस्ट। और ऐसी कॉस्ट जो कि बहुत प्रोडक्ट स्पेसिफिक हो, क्या ये तो इसके लिए लगी, हाँ ये तो इसके लिए, हाँ ये तो इसके लिए लगी है, ऐसी कॉस्ट क्या कहलाएगी, डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, सो डायरेक्ट कॉस्ट यानी वो जो डायरेक्टली ट्रेसेबल हो और इनडायरेक्ट कॉस्ट यानी वो जो डायरेक्टली ट्रेसेबल ना हो। मैंने कुछ नया बोला है, यही इकोनॉमिक्स वालों की डेफिनेशन थी, यही इकोनॉमिक्स वालों की डेफिनेशन थी ना। हाँ, अब मान लीजिए दोस्तों एक कंपनी और कंपनी के अंदर ये शर्ट बन रहा है, ये जो मैंने शर्ट ही पहन रखा, अपनी इसी की बात कर रहे हैं, बताइए इसमें से डायरेक्ट कॉस्ट कौन कौन सी हो जाएगी। जो कपड़ा लगा है ये डायरेक्ट होगा इनडायरेक्ट, डायरेक्ट। ये जो बटन है दोस्तों ये डायरेक्ट होंगे इनडायरेक्ट, डायरेक्ट। ये जो थ्रेड लगी है वो डायरेक्ट होगा इनडायरेक्ट, डायरेक्ट। ये जो कफ लगा है ये डायरेक्ट होगा इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, राइट। आपके दोस्तों 4 में से 3 जवाब गलत थे। ये जो शर्ट बना है ना, इसके अंदर जो कपड़ा लगा है बस वही डायरेक्ट कॉस्ट है, जो बटन्स लगे हैं, थ्रेड लगे हैं या जो कफ लगा है वो सब इनडायरेक्ट कॉस्ट है। आप बोलोगे सर आप गलत बोल रहे हो, शायद आपका कॉन्सेप्ट ठीक नहीं। आपको हम हमारे फाउंडेशन के इकोनॉमिक्स के टीचर से मिलवाएंगे, उन्होंने साफ बोला था कि वो कॉस्ट जो सीधे सीधे ट्रेस हो जाए, मतलब दिख रही होगी यार ये कॉस्ट तो यहीं लगी, वो डायरेक्ट, और जो नहीं दिख रही है वो सब क्या इनडायरेक्ट। तो सब दिख रहे हैं आपके शर्ट में ये बटन्स लगे, अभी काउंट कर दें 1 2 3 4 5 6 6 बटन लगे, लो हमने डायरेक्टली ट्रेस कर दिया। तो करेक्ट डेफिनेशन क्या है डायरेक्ट कॉस्ट की और इनडायरेक्ट कॉस्ट की, और ऐसी डेफिनेशन क्यों है वो भी समझाऊंगा। डायरेक्ट कॉस्ट इज एन आइटम ऑफ कॉस्ट which is directly traceable to a particular product। इतनी तो आपने बचपन में ही सुन ली थी डेफिनेशन, इसके आगे ही कहानी और सुनना, शुरू से शुरू कर रहा हूं। डायरेक्ट कॉस्ट इज एन आइटम ऑफ कॉस्ट दैट इज डायरेक्टली ट्रेसेबल टू अ प्रोडक्ट इन एन इकोनॉमिकली कन्वीनियंट मैनर। क्या बोल दिया मैंने, इन एन इकोनॉमिक एंड कन्वीनियंट मैनर। इकोनॉमिक का मतलब होता है किफायती, कन्वीनियंट का मतलब आसानी, यानी ऐसी कॉस्ट जिसको मैं सीधे ट्रेस कर सकूं किसी एक प्रोडक्ट पर किफायती ढंग से और आसानी से।
किफायती ढंग से और आसानी से, मतलब ज्यादा लोड नहीं लेने का, आराम से ट्रेस हो रही है, ट्रेस करने में ज्यादा खर्चा तो नहीं आ रहा है, हाँ तो फिर कर लो ट्रेस। ट्रेस तो कर पा रहा हूं पर बहुत मुश्किल है ट्रेस करना, बहुत पैसे लगेंगे, मत कर ट्रेस। उसको क्या बोल दे, इनडायरेक्ट कॉस्ट बोल दे। बोलेंगे सर ऐसा सब क्यों, आप क्या पूछ रहे हो आप मुझसे, ऐसा क्यों सर, ये कहां से बीच में आ गया कि पैसे कितने लग रहे, कितनी आसानी से हो रहा है। कारण समझो दोस्तों, मान लो कि आपकी एक फैक्ट्री में जॉब लगी, और वो जो फैक्ट्री वो गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मान लो कि वो रेमंड्स है, और रेमंड्स दोस्तों कई सारे तरह के शर्ट्स बनाता है, और आपको बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वहां पर अपॉइंट किया गया, नियुक्त किया गया, और बोला गया कि आपको हर शर्ट की कॉस्टिंग बिठाकर उसका सेलिंग प्राइस डिसाइड करना है। हमने कहा फॉर्मूला क्या रहेगा, उन्होंने बोला जो भी कॉस्ट आएगी उस पर 100% मार्जिन जोड़ देना, ये हमारी सेलिंग प्राइस है। तो अब सेलिंग प्राइस डिफाइन करने, सेलिंग प्राइस डिफाइन नहीं करते, 1299, 1599, वो वहां तक पहुंचने के लिए आपको पहले क्या निकालनी पड़ेगी, कॉस्ट। आपको बिठा दिया गया वहां पर एक रूम में ले जाकर, और 3-4 शर्ट पीस आपके सामने लाकर रख दिए, और बोला कि यार ये रहा शर्ट पीस, ये एक शर्ट है पर इसे हमने 1000 शर्ट बनाए हैं, ये रहा एक और दूसरे तरह का शर्ट, इसके हमने 500 यूनिट बनाई है, ये रहा एक और तीसरे तरह का, चौथे, इन चारों की कॉस्टिंग बिठाओ। आपने एक शर्ट लिया और उसको ऐसा पूरा टेबल पे खोल लिया, आपने बोला अब मैं कॉस्ट रेस करूंगा इसकी। आपने देखा यार इसके अंदर कपड़ा लगा हुआ है, कितने मीटर कपड़ा लगा हुआ है ये पता करना पड़ेगा, असंभव है पता करना, या पूछ सकते हैं टेलर से, टेलर को आइडिया रहता है ना कि यार ये शर्ट है इस साइज का बना है, इसमें इतने मीटर कपड़ा लगता है, पता चल जाएगा। बहुत मुश्किल है, आसान है, आसान है। वो जो कपड़ा लगा है वो खरीदा होगा परचेज डिपार्टमेंट ने, उनसे हम जाकर क्या पूछ सकते हैं कि पर मीटर आपने इसको कितने में खरीदा, क्या शर्ट के अंदर जो कपड़ा लगा हुआ है, हाँ शर्ट के अंदर जो कपड़ा लगा हुआ है वो कितने रुपए का लगा हुआ है, वो पता करना बहुत मुश्किल है या आसान, आसान, ठीक है। अब आते दूसरे मुद्दे पर, थ्रेड, धागा, धागा पूरे शर्ट पे स्टिचिंग में ना इधर हुई इधर हुई इधर हुई है ना, धागा लगा है, हाँ कितना धागा लगा बताओ। सर पता कर सकते हैं, मैंने पूछा कैसे सर, चलेंगे टेलर के पास और उससे पूछेंगे कि बताओ एक शर्ट में कितना धागा, उसने बोला सिलते वक्त मैं नाप थोड़ी रहा था कितना धागा लगा, दन 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 सिलता गया, कट अगला आया, दन 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 सिलता गया अगला आया। हमने कहा अगली बार से ध्यान रखना, जब भी नया शर्ट स्टार्ट करो उसके बाद ये नाप नाप के धागा लगाना और हमें बताना कि कितने सेंटीमीटर धागा लगा। अपन ठहरे कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसने हमारी बात तो सुन ली, वो आया 4 घंटे बाद शर्ट बनाकर, हमने कहा बताओ कितना धागा लगा, उसने बोला इसमें 12 मीटर धागा लगा है, 12 मीटर धागा लगा है। हमने कहा ठीक है जाओ, हमने कहा बहुत देर लगा दी तुमने, उसने बोला सर अब वो नाप के अगर लगाना है तो टाइम लगेगा ना मुझे, हाँ उसको आधा घंटा ज्यादा लगा, बजाय कि वो फ्रीली काम करता है रिस्पेक्टिव ऑफ कि कितना धागा लगा है, उसको हम मेजर करने का नहीं बोलते, दनादन लगाते जा भाई तू तो, कितना लगा उसकी परवाह मत कर। और वर्सेस हमने बोला नहीं नापना पड़ेगा कि इस शर्ट में 12 मीटर लगा, उसमें 13 मीटर लगा, 15 मीटर लगा, नापना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हम कॉस्टिंग बिठाना चाह रहे हैं। वो गया वहां से, अब हमने कहा कितने मीटर धागा लगाता है, 12 मीटर। हमने परचेज डिपार्टमेंट को फोन लगाया, वो धागे की जो गिट्टी आती, धागे का जो रोल आता है, बंडल आता है, वो कितने का आता है, आपको आइडिया है एक धागे का बंडल कितने का आता होगा, 5-10 रुपए, और कंपनी तो होलसेल में खरीदते तो और ही सस्ते में पड़ता होगा, और 10 रुपए में 12 मीटर धागा है तो सैकड़ों मीटर आ जाता है उसके अंदर, वो रोल के अंदर सैकड़ों मीटर। तो प्रिसाइसली पता आपने क्या किया, सामने वाले का वेस्टेज ऑफ टाइम, किसका, वो उसका बंदे का जो टेलर है ना उसका, और आपने क्या हासिल कर लिया कि 100 मीटर धागा जो मैंने 10 रुपए में खरीदा था, 100 मीटर धागा मैंने 100 मीटर्स थ्रेड मैंने कितने में खरीदी, 10 रुपए में खरीद ली थी, उसमें से 12 मीटर लगाए इसमें, यानी 1 रुपए 20 पैसे। एक बात बताओ यार, 11 मीटर लगेगी, 12 लगेगी, 13 लगेगी, 15, 1 रुपए 10 पैसे, 1 रुपए 20 पैसे, 1 रुपए 25 पैसे, क्या इस लेवल ऑफ डिटेल में जाती होगी कंपनी, नहीं जा सकती, जा सकती है, पर वो ऐसा हो जाएगा कि 10-20 पैसे की वो होशियारी दिखाने के चक्कर में उधर टाइम ज्यादा लग जाएगा। क्या ये मेजर कर करके धागा जो है वो ट्रेस करना पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है, लेकिन क्या वो इकोनॉमिकल है, किफायती है, कन्वीनियंट है, नहीं है। तो धागे की कॉस्ट को कंपनी बोलती है इसकी बात भी मत कर,
इसको उधर रख, साइड में रख, धागा साइड में। बटन्स, सर बटन भी काउंट कर सकते हैं, एक एक साइड आते कितने के बटन? आप 10 रुपए का नोट दो, मुट्ठी भर बटन दे देगा आपको, ले जाओ। और ये रिटेलर की बात कर रहा हूं मैं, आपने कभी ध्यान दिया होगा टेलरिंग मटेरियल की शॉप पे, आप 10 रुपए का नोट दो, ऐसे दे दे, ले जाओ मटेरियल। तो ये इतने इनसिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कॉस्ट है, ये इतने इनसिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कॉस्ट। अरे आपने भी तो अकाउंट्स में मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, ये सारी कॉस्ट मटेरियल है इमटेरियल है, और जो कॉस्ट इमटेरियल है कम रुपए की लग रही है उसको सीधे क्यों ट्रेस करना? क्योंकि सीधे ट्रेस करने में मेहनत लगती है, एफर्ट्स लगते हैं, एफर्ट्स मींस कॉस्ट। आपकी कॉस्ट ज्यादा लगेगी, बिना मतलब खर्चा कर रहे हो, और वो ट्रेस करके फायदा क्या मिल रहा है? 10-20 पैसे की होशियारी। तो अब कंप्लीट डेफिनेशन सुनेंगे। A direct cost is an amount of cost नहीं, a direct cost is a significant amount of cost. A direct cost is a significant amount of cost. यानी डायरेक्ट कॉस्ट सिर्फ उसे ही कहा जाता है जिसका अमाउंट बड़ा हो। जिन कॉस्ट का अमाउंट छोटा हो ना, उसमें हम होशियारी नहीं दिखाते डायरेक्टली ट्रेस करने की। उनमें छोटे छोटे को तो बोलते तुम तो मिसलिनियस में जाओ भाई, हम नहीं कर रहे तुमको ट्रेस, तुम तो उधर जाओ अभी। A direct cost is a significant amount of cost that can be traced in an economical, किफायती and convenient manner. ये तीन खास बात हो तो वो डायरेक्ट कॉस्ट कहलाएगी, अन्यथा वो क्या कहलाएगी? इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो अब बताइए, थ्रेड सिग्निफिकेंट है इनसिग्निफिकेंट है, और इनकन्वीनियंट भी है, अनइकोनॉमिकल भी उसको ट्रेस करना, राइट? सेम गोज विद बटन्स, सेम गोज विद कफ। ऐसा वैसे कोई बहुत बड़ा हासिल नहीं कर लेंगे, मुश्किल से 15-20 रुपए का कफ आता है, राइट? मेन शर्ट के अंदर मेन जो लग रहा है वो क्या लग रहा है? मेन कॉस्ट किसकी है? कपड़े की है, और वो 1.2 मीटर्स की जगह 1.3 है या 1.1 है, दैट मेक्स अ डिफरेंस। बट थ्रेड 10 मीटर है कि 12 मीटर है, दैट डजंट मेक्स अ डिफरेंस। बटन 6 की जगह 7 लग गए, दैट डजंट मेक्स अ डिफरेंस। क्यों इन सिग्निफिकेंस को, इकोनॉमिकल को और कन्वीनियंट को इंक्लूड करा? इसलिए इंक्लूड करा क्योंकि बॉस जो डायरेक्ट कॉस्ट होगी ना, वो आपको ट्रेस करनी पड़ेगी। एक कंपनी एक ही प्रोडक्ट बनाती है, एक कंपनी कई तरह के प्रोडक्ट बनाती है, और अगर आप किसी कॉस्ट को डायरेक्ट बोलोगे कि यार ये तो डायरेक्ट कॉस्ट है, तो आपको ट्रेस करनी पड़ेगी ना कि इस प्रोडक्ट पे कितनी लगी, उस प्रोडक्ट पे कितनी लगी, इस पे कितनी लगी, उस पे कितनी लगी। तो ट्रेस करने में एफर्ट्स लगेंगे ना। तो आप अपने एफर्ट्स कब लगाओगे? जब वो अमाउंट सिग्निफिकेंट होगा और आसानी से और इकोनॉमिकल तरीके से ट्रेस होगा, तो ही वो कॉस्ट क्या कहलाएगी? डायरेक्ट। अन्यथा क्या? इनडायरेक्ट। ठीक है, ये देखो दोस्त क्या लिखा है मैंने, डायरेक्ट कॉस्ट। देखो डायरेक्ट कॉस्ट की डेफिनेशन देखो क्या है। डायरेक्ट कॉस्ट इज अ, जो कि डायरेक्टली ट्रेस हो सकती है कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट पर, इकोनॉमिकल और कन्वीनियंट मैनर में। इसके अलावा बाकी सारी कॉस्ट क्या कहलाएगी? इनडायरेक्ट कॉस्ट, है ना। आप देखते हैं अपन यहां पर और डिटेल देखते हैं दोस्तों। एक गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यानी वही रेमंड्स। देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट के 3 तत्व होते हैं। जैसे कि जब ये शर्ट बना तो सिर्फ कपड़ा पड़ा था, धागा पड़ा था, बटन्स पड़े थे, कफ पड़ा था, अपने आप पड़े नहीं बन गया। एक बंदा आया, उसने शर्ट की कटिंग करी, स्टिचिंग मशीन पर उसको लगाया, वो सिलाई मशीन पर, जब जाके शर्ट बना। तो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में 3 तत्व होते हैं। कौन से 3 तत्व होते हैं? पहला एलिमेंट होता है मटेरियल, दूसरा एलिमेंट क्या होता है? लेबर, और तीसरा एलिमेंट होता है एक्सपेंसेस। सर एक्सपेंसेस क्या होता है? वो जो मटेरियल नहीं है, वो जो लेबर भी नहीं, वो सब क्या है? एक्सपेंसेस। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल, क्या इलेक्ट्रिसिटी का बिल मटेरियल है? क्या इलेक्ट्रिसिटी का बिल लेबर है? नहीं, तो वो कहां जाएगा? एक्सपेंसेस में जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो किसी भी प्रोडक्ट, जैसे चलो ये सेलफोन है, बताओ इस सेलफोन के बनाने में क्या क्या लगा? सर मटेरियल लगा होगा, सर लेबर भी लगा होगा, बस इतने बन गया मटेरियल लेबर में, और भी खर्चे लगे होंगे, सो हर वो दूसरा खर्चा जो ना मटेरियल है ना लेबर है, वो सब क्या है? खर्चा, एक्सपेंसेस। ठीक है, गहरी बात। मटेरियल भी 2 तरह का होता है, लेबर भी 2 तरह का होता है, एक्सपेंसेस भी 2 तरह के होते हैं। कौन से 2 तरह के? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। सो देयर इज अ डायरेक्ट मटेरियल, देयर इज एन इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर भी 2 तरह का होता है दोस्तों, एक डायरेक्ट लेबर और एक इनडायरेक्ट लेबर। अभी समझा दूंगा डायरेक्ट लेबर क्या होता है और इनडायरेक्ट लेबर क्या होता है। मटेरियल तो मेरे हिसाब से समझ आने लगा आपको। अच्छा, एक्सपेंसेस भी 2 ही तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस और दूसरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऐसे एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली ट्रेस हो जाए, जिनका अमाउंट सिग्निफिकेंट हो और जो आसानी से, किफायती ढंग से
ट्रेस हो जाए, ऐसे एक्सपेंसेस क्या कहलाएंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस। ऐसे खर्चे जो नहीं हो पा रहे यार, या तो छोटा अमाउंट है, बहुत मुश्किल है ट्रेस करना, उसको क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट, है ना। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लो कि ये गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। तो गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर के लिए दोस्तों हम ये पर्टिकुलर एग्जांपल ले रहे हैं। मैं और भी दूसरी भी इंडस्ट्रीज उठा सकता हूं, बट ये आपको बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है दोस्तों। मटेरियल समझते क्या आप? लेबर भी समझते क्या आप? एक्सपेंसेस। दो तरह का मटेरियल होता है, एक डायरेक्ट मटेरियल और एक इनडायरेक्ट मटेरियल। जब हम शर्ट बना रहे हैं तो उसमें डायरेक्ट मटेरियल क्या होगा? क्लोथ, फैब्रिक। क्या आप में से कोई भी आज के बाद थ्रेड को डायरेक्ट मटेरियल बोलेगा? नहीं, क्योंकि जिसको आपने डायरेक्ट मटेरियल बोल दिया ना, उसको फिर अब आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में डायरेक्टली ट्रेस भी करना पड़ेगा कि फिर बताओ अब इस शर्ट में कितनी थ्रेड लगी और उसमें कितने लगी। नहीं बता सकते? आप बता सकते हैं, बट क्या वो इकोनॉमिकल और कन्वीनियंट है? नहीं। पता चला 10-20 पैसे की होशियारी में अपन उसका समय बिगाड़ देंगे टेलर का, और उसको ज्यादा रुपए देने पड़ जाएंगे। मान लो अपन टेलर को 1000 रुपए रोज दे रहे हैं, तो उसका आधा पौना 1-2 घंटे तो इसी में ही जाएंगे कि यार थ्रेड नाप नाप के लगाना है। तो पता चला 200 रुपए अपन उसको, हाँ, ज्यादा दे बैठेंगे 10-20 पैसे करेक्टली ट्रेस करने के चक्कर में। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? समझ रहे हो? अगर बटन महंगे हुए या फिर स्पेशल बटन है यार, ये तो बहुत ही महंगा है मान लो, तो फिर आप, महंगा है तो फिर तो वो सिग्निफिकेंट है, तो आपको ट्रेस करना। पर महंगे बटन आप सारे शर्ट में तो लगा ही नहीं रहे होंगे, स्पेसिफिक में लगा रहे होंगे, तो वो आसानी से ट्रेस भी हो जाएंगे कि यार ये बटन अपन ने इन्हीं शर्ट्स के लिए मंगवाए हैं, तो फिर वो डायरेक्ट कॉस्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल बटन जो कि बहुत छोटा अमाउंट है ना। ओके दोस्तों, लेबर भी दो तरह का होता है। एक क्या बोल दिया? डायरेक्ट लेबर। और एक क्या बोल दिया? इनडायरेक्ट लेबर। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैं यहां पर आपको एग्जांपल देता हूं डायरेक्ट लेबर का और इनडायरेक्ट लेबर का। अरे हाँ, अपन कोचिंग क्लास का एग्जांपल लो। कोचिंग क्लास में रखकर आपको एग्जांपल देता हूं। दोस्तों मैं प्रवीण कटोड़ एक लेबर हूं। हाँ मैं लेबर हूं, और मेरे जितने दूसरे स्टाफ बैठे हुए हैं ना, वो भी सब क्या है? लेबर। हम सब क्या है? लेबर। अब लेबर वर्ड थोड़ा सा वैसा लगता है कि यार इज्जत कम कर दी, तो इसलिए एम्प्लॉइज बोल दिया जाता है। तो आई एम एन एम्प्लॉय, दे आर एम्प्लॉय। मैं बताऊं आपको, अपना जो सिलेबस था ना, उसमें 2019-20 के आसपास तक लेबर ही वर्ड यूज होता था। मतलब वो एम्प्लॉय कॉस्ट जो चैप्टर है ना, उसका नाम था लेबर कॉस्ट। फिर ऐसे को समझ में आया कि नहीं यार, इससे भावनाएं आहत हो जाती है, तो उसका नाम बदल के क्या कर दिया? एम्प्लॉय सम्मान दे दिया। बट यस, आई एम अ लेबर, दे आर ऑल्सो लेबर। मैं डायरेक्ट लेबर हूं। मैं कौन हूं? डायरेक्ट लेबर। इस कोचिंग क्लास में दोस्तों कॉस्टिंग भी एक सब्जेक्ट है, एफएम भी एक सब्जेक्ट है, अकाउंट्स भी एक सब्जेक्ट है, ऑडिट भी एक सब्जेक्ट है, लॉ भी एक सब्जेक्ट है। क्या सब मैं पढ़ा रहा हूं? लॉ की अलग फैकल्टी है, अकाउंट्स की अलग फैकल्टी, डीटीआईडीटी की अलग फैकल्टी है। मान लो कि ये कोचिंग क्लास मुझे कुछ मेहनताना दे रही है, मुझे कुछ पेमेंट कर रही है। कोचिंग क्लास है, कोचिंग क्लास का मालिक कोई और है, मैं तो यहाँ पर लेबर हूं। पर मैं क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ? कॉस्ट और एफएम। तो मुझे जो भी मेहनताना दे रही है कोचिंग क्लास, मान लो कि कोचिंग क्लास मुझे दे रही 25,000 रुपए महीना, तो 25,000 रुपए महीना जो है अकाउंट्स पढ़ने वालों पर ट्रेस किया जाएगा या कॉस्टिंग पढ़ने वालों पर ही ट्रेस किया जाएगा? अरे जैसे कोचिंग क्लास को फिर थोड़ी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी देखनी पड़ेगी ना, हम कॉस्टिंग सब्जेक्ट में कितना कमा रहे हैं और हम उसमें वो अकाउंट्स में कितना कमा रहे हैं। सो व्हाट वुड दे डू? वो देखेंगे कॉस्टिंग से रेवेन्यू कितना आया और कॉस्टिंग के अगेंस्ट, सब्जेक्ट के अगेंस्ट कॉस्ट कितनी लगी। तो प्रवीण कटोड़ की कॉस्ट कहां ट्रेस की जाएगी? कॉस्टिंग सब्जेक्ट में। उसी तरीके से अकाउंट्स के लिए जो फैकल्टी है, तो अकाउंट्स से कितना रेवेन्यू है सब्जेक्ट से, और उसके अगेंस्ट जो फैकल्टी उसका वहां ट्रेस किया जाएगा ना। तो मैं प्रवीण कटोड़, मैं एक लेबर में, मैं कौन सा लेबर हूं उस कोचिंग के लिए? डायरेक्ट लेबर। हाँ, जो बाकी एम्प्लॉइज है वो सब्जेक्ट वाइज है, वो तो कॉमन है। उनको तो अगर मैंने आवाज लगाई तो भी उनको आना है। और मान लो अकाउंट्स के टीचर ने, उस हॉल में अकाउंट्स की क्लास चल रही है, उन्होंने बुला लिया तो जाना है। डीटी की क्लास चल रही तो जाना है। क्या उनकी कॉस्ट डायरेक्टली किसी स्टूडेंट पर ट्रेस की जा सकती है? किसी सब्जेक्ट पर ट्रेस की जा सकती है? नहीं। हु आर दे? They are indirect labor because their cost cannot be directly traced to a product. They are for the common benefit of more than one faculty is one subject. बोलो ठीक है सर, इनडायरेक्ट लेबर की जरूरत ही क्या है? सारा काम डायरेक्ट लेबर ही कर ले। हाँ कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? राइट। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, है ना। और दोस्तों मैंने बोला कि पढ़ाते पढ़ाते मेरी आवाज चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि बैटरी डाउन हो गई। मैंने कहा कोई बात नहीं बच्चों, रुको 2 मिनट। ये माइक निकाला और गया क्लासरूम से बाहर स्टोर डिपार्टमेंट में। वहां पर से मैंने बैटरी का पैक ओपन करा। मैंने कहा सब आता है अपने को।
ये मैंने माइक ओपन करा, बैटरी निकाली, नई बैटरी लगाई, इस वाले बैटरी को चार्जिंग पे लगा दिया ताकि अगली बार दिक्कत नहीं आए, और मैं आया यहाँ पर, मैंने कहा हाँ यार कहाँ पर थे अपन, क्या बात कर रहे थे? अच्छा मैं बोल ही रहा था, इतने में दोस्तों अचानक से यहाँ का बल्ब बंद हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं बच्चों, एक एक स्टूडेंट लिया जरा कुर्सी लिया, मैं अभी खड़े होकर इसको ठीक कर देता। हाँ मैं ऐसा सब करता, तुम्हें पढ़ाता कब? तो जो डायरेक्ट लेबर होता है ना, उसकी स्पेशल स्किल्स होती है, वो महंगा भी होता है, तो आप उसका समय छोटी छोटी चीजों में बर्बाद नहीं करते हो। इज दैट क्लियर? और उस काम के लिए आप क्या करते हो, दूसरों को रखते हो जो ये सारे मिसलिनियस काम कर देंगे। किसी भी कंपनी में ऐसा ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इसमें डायरेक्ट लेबर कौन है बताओ? टेलर। टेलर हैज गॉट सम स्किल्स, उसको मालूम है कपड़ा कैसे काटना, किस एंगल से काटना, कितनी स्टिचिंग करना, एंड सो ऑन, ही हैज गॉट सम स्पेशल स्किल्स। अब ये टेलर स्टिचिंग कर रहा है, इतने में धागा खत्म हो गया। क्या ये अपनी मशीन बंद करके वो स्टोर्स तक जाएगा, धागा लेकर आएगा, या फिर ये आवाज लगाएगा, छोटू छोटू जाओ और ये वाले कलर का धागा लेकर आओ, और छोटू दौड़ता 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 स्टोर्स में जाएगा और उस पर्टिकुलर कलर का धागा ले आएगा। ऐसा करने से जो डायरेक्ट लेबर है उसका काम बिना रुके, बिना हाथ रुके उसका काम चलता रहेगा, और कंपनी जो उसको पैसे दे रही है एटलीस्ट उसका फायदा उठा पाएगी। मान लो डायरेक्ट लेबर को पानी की प्यास लगी, तो डायरेक्ट लेबर क्या आवाज लगाए, छोटू पानी ले आओ। मान लो मशीन के अंदर ऑयल डालना है, तो डायरेक्ट लेबर काम स्टॉप करके ऑयल नहीं डालेगा, वो छोटू को बोलेगा, छोटू मैं भी लंच करने जा रहा हूं, तब तक ऑयल पानी इसका करके रखना ताकि आते वक्त बिना रुके काम चलता रहे। इज दैट क्लियर? सो डायरेक्ट लेबर यानी वो जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में एंगेज्ड है। इनडायरेक्ट लेबर कौन? जो डायरेक्टली एंगेज्ड है उनको सपोर्ट कर रहा है। इनडायरेक्ट लेबर कौन? जो डायरेक्टली एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन है, उनको वो सपोर्ट कर रहे हैं। एक और गहरी बात, क्या हर लेबर के पीछे एक छोटू होगा, या 8-10 लोगों को एक अकेला छोटू संभालता होगा? 8-10 लोगों को, है ना? अरे नहीं तो छोटू क्या दे, तेल पानी लाना है, वो थ्रेड लानी, बस इतना काम है छोटू का। तो क्या होगा, उधर 10 टेलर बैठे हुए, और उधर सामने एक ही कुर्सी लगी, उस पर बैठा है एक छोटू, जो आवाज लगाएगा वो उसका काम कर देगा। इज दैट क्लियर? सो इनडायरेक्ट लेबर को अब आप डायरेक्टली ट्रेस ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैं एक अलग तरह का शर्ट बना रहा हूं, मेरा पड़ोसी टेलर अलग तरह का शर्ट बना रहा है, वो अलग तरह का शर्ट बना रहा है। अब आप छोटू की सैलरी कैसे ट्रेस करोगे शर्ट पे? मेरी सैलरी तो ट्रेस कर सकते हो कि मैंने इस तरह के शर्ट बनाया, उसने उस तरह के शर्ट बनाया, लेकिन छोटू जो है वो प्रोडक्ट वाइज ट्रेसिएबल नहीं है। सो ही इज एन इनडायरेक्ट लेबर। इज दैट क्लियर? ओके। उसी तरीके से दोस्तों एक कोचिंग क्लास के अंदर जो सपोर्ट स्टाफ होता है, क्या वो फैकल्टी स्पेसिफिक होता है या वो कॉमन होता है? कॉमन होता है अमंग 4-5 फैकल्टीज। तो अब उसका कॉस्ट जो है वो स्टूडेंट पर ट्रेस डायरेक्टली नहीं होता, उसको कुछ करना पड़ता है। अभी आखिरी में कुछ करेंगे, आखिरी में कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ करेंगे, बट फॉर राइट नाउ दे आर व्हाट, इनडायरेक्ट लेबर। उसी तरीके से जो सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर डायरेक्ट लेबर है या इनडायरेक्ट लेबर है? सुपरवाइजर इज नॉट डायरेक्टली एंगेज्ड इन प्रोडक्शन, इन फैक्ट ही सुपरवाइजर्स 40-50 टेलर्स हु आर प्रोड्यूसिंग। तो सुपरवाइजर ऐसे हाथ पीछे रखकर घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है। अपन उसको 50,000 रुपए महीना सैलरी देते हैं, बताओ वो डायरेक्ट कॉस्ट है, वो इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट है क्योंकि हम उसको ट्रेस ही नहीं कर सकते हैं। दोस्तों उसी तरीके से एक्सपेंसेस भी दो तरह के होते हैं। वो एक्सपेंसेस जो सीधे ट्रेस कर सकते, अच्छा ये खर्चा, हाँ ये तो इसके लिए लगा, इट्स अ डायरेक्ट एक्सपेंस। ओ ये खर्चा, इस पे भी खर्चा हुआ, इस पे भी हुआ, इस पे भी हुआ, किस पे कितना हुआ, गॉड नोस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि अपनी कंपनी के दिमाग में एक शानदार आइडिया है, उन्होंने बोला किड्स वियर की कंपनी, किड्स वियर बच्चों के कपड़े बनाते हैं, बच्चों का पूरा व्हाइट शर्ट और व्हाइट पैंट बनाया, पर उन्होंने बोला अब इसमें मिक्की माउस छापेंगे। और आपको ये मालूम होगा जितने भी सारे कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं इनके कॉपीराइट्स होते हैं, इनके पेटेंट होते हैं, मतलब आप ऐसे नहीं छाप सकते, ये मालूम है ना आपको? देखिए छोटी मोटी कंपनी आपने लोकल लेवल पे कर दिया तो क्या तो होता है, लेकिन ब्रांडेड कंपनी जैसा नहीं कर सकते, केस लग जाते हैं कि आपने हमारा मिक्की माउस कैरेक्टर आपने कैसे छाप दिया, आप इसकी हमें रॉयल्टी पे करो। तो आप समझो कि अपन ने जाकर वो मिक्की माउस डिज्नी को अपन ने कांटेक्ट करा और हमने बोला यार हमें मिक्की माउस कैरेक्टर छापना, अच्छा मिक्की माउस देखेंगे तो ही शर्ट बिकेगा। या बच्चे को पेरेंट्स लेकर आए, उन्होंने बोला देख बिल्कुल सफेद शर्ट सफेद पैंट, बच्चे हटाओ साइड में, जो पहने वो ज्यादा अच्छे हैं, पर वहां उस पर मिक्की माउस दिखा तो बोलेगा अब खरीदूंगा मैं ये। तो दोस्तों वो जो मिक्की माउस है उसकी वजह से उसकी सेलिबिलिटी बढ़ रही है। मिक्की माउस छापना है तो कंपनी से मुझे परमिशन लेनी, कंपनी ऐसे ही दे देगी परमिशन, चलो ठीक है, कंपनी बोलेगी ठीक है 50 रुपीज पर शर्ट। हाँ तो ये 50 रुपीज पर शर्ट मटेरियल है क्या?
लेबर, जो मैं 50 रुपए रॉयल्टी दे रहा हूं भाई, कोई मटेरियल थोड़ी है, कोई लेबर थोड़ी है, इट्स एन एक्सपेंस. व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेंस? डायरेक्ट एक्सपेंस, बिकॉज इट कैन बी डायरेक्टली ट्रेस. यार ये इस शर्ट, ये मिक्की माउस वाली शर्ट है, इसमें 50 रुपए और जोड़ना रॉयल्टी के नाम पे. इट्स अ डायरेक्ट एक्सपेंस. इज दैट क्लियर? या फिर दोस्तों अगर कोई ऐसी स्पेसिफिक मशीन है कंपनी के अंदर, स्पेसिफिक मशीन है जो सिर्फ उसी तरह के शर्ट पे चलती है, बाकी शर्ट्स पर उस मशीन की जरूरत नहीं है. जैसे फॉर एग्जांपल एम्ब्रॉयडरी नाम की कोई चीज कभी आपने सुनी? एम्ब्रॉयडरी होती है ना शर्ट्स पे, कुछ डिजाइन वो कशीदे वशीदे है ना, एम्ब्रॉयडरी का शर्ट है. हर शर्ट पे एम्ब्रॉयडरी नहीं होती, एक डिजाइनर शर्ट है जिस पर एम्ब्रॉयडरी होती है, और एम्ब्रॉयडरी की मशीन का जो खर्चा होगा, जो डिप्रिसिएशन होगा, वो सारी शर्ट पे थोड़ी ना बटेगा, सिर्फ उसी शर्ट पर बटेगा. तो ऐसे एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली ट्रेस किए जा सकते हैं, दिस आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस. ठीक है. हाँ, ये डेप्रिसिएशन मटेरियल नहीं है, ओ डेप्रिसिएशन लेबर नहीं है, ओ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है. नाउ व्हाट एक्सपेंस? अगर वो डायरेक्टली ट्रेस हो पा रहा है कि यार उसके लिए लगाई है, तो मशीन ही उसके लिए लगी, तो उसका डेप्रिसिएशन भी उसी पे जाएगा. सो इट्स अ डायरेक्ट एक्सपेंस. लेकिन हाँ, ऐसी मशीन है जिसपे 25 तरह के शर्ट्स प्रोसेस हो रहे हैं, तो फिर अब उस मशीन का डेप्रिसिएशन क्या कहलाएगा? उस मशीन का डेप्रिसिएशन क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस. जैसे एग्जांपल देखो, फैक्ट्री का रेंट. अरे जैसे फॉर एग्जांपल ये हॉल है, अब इस हॉल के अंदर सुबह अपन ने एफएम की क्लास पढ़ी, फिर अभी अपन ने कॉस्टिंग पढ़ लिया, फिर 2 घंटे बाद इसके अंदर ऑडिट की क्लास लग जाएगी, फिर लॉ की क्लास लग जाएगी, फिर डीटी की क्लास लग जाएगी. बोलो मैं जब रेंट दूंगा 1 लाख रुपए, तो वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है या वो तो कॉमन है? कॉमन है, रेंट. अच्छा, रेंट मटेरियल है, रेंट लेबर है, या रेंट इज एन एक्सपेंस? डायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट एक्सपेंस? Indirect expense, right? Because it is incurred for the common benefit of multiple products. इलेक्ट्रिसिटी का बिल लॉ की क्लास का अलग और कॉस्टिंग का अलग नहीं आएगा, तो सब इकट्ठा ही बिल आएगा आखिरी में, महीने के आखिरी में. इट इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस. ठीक है. हाँ, मान लो दोस्तों मुझे शर्ट की कॉस्ट उठानी है कि आखिर मुझे शर्ट बनाने में कितने रुपए लगे. बताइए कौन सी कॉस्ट बहुत आसानी से एड अप हो जाएगी? डायरेक्ट कॉस्ट. मान लो ना कि मैं एक तरह का शर्ट बना रहा हूं. ठीक है, मान लीजिए कि मैं एक तरह का शर्ट बना रहा हूं, तो उसमें डायरेक्ट मटेरियल कितने रुपए का लगा? ये रहा यार, ये शर्ट इमेजिन करो, ये शर्ट, इसमें फैब्रिक कितने रुपए का लगा मालूम चल जाएगा आसानी से. हाँ, इसमें लेबर, डायरेक्ट लेबर हु वाज इन्वॉल्वड इन स्टिचिंग द शर्ट, वो भी आराम से मालूम चल जाएगा. देखना कैसे. मान लो मैंने लेबर से पूछा, बॉस ये जो शर्ट है इसको बनाने में कितना समय? उसने सर 2 घंटे. मैंने बोला ठीक है, हो गया. तुम्हारी सैलरी बोलो जरा. उसने बोला सर मेरा सैलरी है 30,000 पर मंथ. ठीक है. हमने कहा कितने घंटे के लिए आते हो? तो उसने बोला मैं 200 आवर्स के लिए मंथली आता हूं. मैं हमने कहा एक तरीके से तुम्हारा 150 रुपीज पर आवर का सैलरी हुआ है ना, इनटू कितने 2 आवर्स, यानी 300 रुपए है टेलर तुम्हारे नाम पर जोड़े जाएंगे किसके अंदर? इस शर्ट की कॉस्ट के अंदर. प्रीटी इजी कैलकुलेशन. उसी तरीके से डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मान लो इस शर्ट पर मिकी माउस है, तो जो 50 रुपए रॉयल्टी दी सीधे इस पे जुड़ जाएगी. तो मान लो कि डायरेक्ट मटेरियल कितने रुपीस का लगा? 500 का. डायरेक्ट लेबर कितने रुपीस का लगा? 300 का. मान लो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने के लगे? 50 के. क्या दोस्तों मैं 850 रुपीस को टोटल कॉस्ट ऑफ द शर्ट बोल दूंगा, या इट इज राइट नाउ जस्ट डायरेक्ट कॉस्ट? जस्ट डायरेक्ट कॉस्ट. क्या मैं जो धंधा कर रहा हूं ये इधर शर्ट बना बनाकर बेचने का, वो सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट रिकवर करने के लिए करूंगा? इनडायरेक्ट भी रिकवर तो करनी पड़ेगी ना. अब ये धागे के भी पैसे लगे हैं, बटन के भी पैसे लगे हैं यार, इसके भी उसके भी बहुत सारे पैसे लगे भाई. ये भी सब रिकवर, ये भी सब रिकवर करने पड़ेंगे ना. यानी अल्टीमेटली कॉस्ट के अंदर इंडायरेक्ट कॉस्ट जुड़नी चाहिए, नहीं जुड़नी चाहिए? जुड़नी चाहिए. अब क्या होता है दोस्तों, इन सबको एक जगह इकट्ठा किया जाता है. इनडायरेक्ट मटेरियल तुम बटे नहीं हो ना, तुम इधर आ जाओ. इनडायरेक्ट लेबर तुम भी प्रोडक्ट पर ट्रेस नहीं हुए ना, तुम भी इधर आ जाओ. इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तुम भी प्रोडक्ट स्पेसिफिक पर ट्रेस नहीं किए ना, तुम भी इधर आ जाओ. सब इधर आ जाओ. कैसा होता है, जो बढ़ गए वो बढ़ जाओ भाई सब, जो नहीं बटे वो सब इधर आ जाओ. नहीं बांटेंगे अब इनको, या अब बांटेंगे? अब बांटेंगे. और अब बोले सर ये बढ़ते होते तो पहले ही बढ़ जाते हैं. हाँ, तो ये आसानी से नहीं बढ़ रहे हैं, तो अब इसमें क्या कुछ टेक्निक्स लगानी पड़ेगी. क्या करना पड़ेगा दोस्तों? कुछ टेक्निक्स लगानी पड़ेगी इनको बांटने की. इसका सिंपल सा एग्जांपल है, ये रहा हॉल का रेंट 1 लाख रुपए का. ये आप पे कहीं ना कहीं पर इस हॉल का रेंट आपकी फीस के अंदर रिकवर हो रहा होगा, और कहीं ना कहीं वो कॉस्टिंग का हिस्सा होगा. पर क्या वो सीधे ट्रेस किया जा सकता है कि यार आपकी वजह से, आपको देख लिया था लैंडलॉर्ड ने, आपके चक्कर में इतना किराया दिया, आपको भी देख लिया था उन्होंने, आपके चक्कर में इतना किराया दिया? या वो तो 1 लाख रुपए तो जो लगे वो लगे ही लगे. क्या वो स्टूडेंट पर ट्रेस हो सकते हैं डायरेक्टली, या नहीं हो सकते? नहीं हो सकते. पर मुझे फिर भी
किसी तरीके से तो ट्रेस करना पड़ेगा। तो अब मैं यहां पर क्या ना कुछ टेक्निक्स लगाऊंगा। जैसे टेक्निक क्या लगाऊंगा, मैं बोलूंगा जो ₹1,00,000 का रेंट दिया इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट चले, तो इसमें कॉस्टिंग की क्लास लगी हुआ, ठीक है, इसमें एफएम की क्लास, इसमें ऑडिट की क्लास, इसमें डीटी लगा और आईडीटी लगा। मैंने कहा ठीक है 5 सब्जेक्ट लगे। हाँ, तो एक तरीका तो है कि ₹1,00,000 को डिवाइडेड बाय 5 सब्जेक्ट कर दो। पर तब डीटी वाले जो है वो उड़ गए और उन्होंने बोला नहीं सर, आपका कॉस्टिंग जो है वो तो 100 नंबर का सब्जेक्ट है और हमारा डीटी तो सिर्फ 50 का है, तो आप भी 20,000 ही रेंट लोगे और हम भी 20,000 ही रेंट का लोड लेंगे, तो गलत हो गया। आप तो टाइम ज्यादा लेते हो, आप तो 3 आवर्स की क्लास लेते हो और हमारी तो 2 आवर्स की क्लास होती है। मैंने कहा चलो ठीक है, कॉस्टिंग के 3 घंटे जोड़ो, एफएम के 2 घंटे जोड़ो, ऑडिट के जोड़ो, डीटी के जोड़ो, जोड़ लिए, मान लो 10 आवर्स आ गया टोटल। तो आप क्या करेंगे, ₹1,00,000 डिवाइडेड बाय 10 आवर्स, 10,000 पर आवर मल्टीप्लाई बाय 3 आवर्स बिकॉज आई टेक 3 आवर्स। तो कॉस्टिंग सब्जेक्ट पर कितना लोड जाएगा, 30,000। अब ये मैंने क्या करा, जो चीजें सीधे नहीं बट पा रही थी मैंने कुछ टेक्निक लगाकर उसको सब्जेक्ट पर लेकर आ गया। सब्जेक्ट पर आ गया ₹30,000, कॉस्टिंग सब्जेक्ट पर आ गया 30,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द कॉस्टिंग बैच, तो ये पर स्टूडेंट आ जाएगा। इज दैट क्लियर? हाँ, जो चीज पहले मुश्किल थी उसको मैंने कोई ट्रिक लगाकर बांट दिया। तो क्या करेंगे दोस्तों, जो इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, उनको एक जगह पर इकट्ठा करेंगे। दे वुड बी टर्म्ड एज इनडायरेक्ट कॉस्ट, दे आर आल्सो नोन एज व्हाट, ओवरहेड्स, एंड दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर प्रोडक्ट्स ऑन सम लॉजिकल एंड रैशनल बेसिस। जैसे यहां पर लॉजिकल और रैशनल क्या था कि यार डीटी और कॉस्टिंग पर एक बराबर नहीं बटेगा भाई, कॉस्टिंग 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है, डीटी तो सिर्फ 50 नंबर का, डीटी जल्दी खत्म होता है, कॉस्टिंग में टाइम ज्यादा लगता है, तो कॉस्टिंग वाले जो हैं वो इस रेंटल फैसिलिटी का ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो उनके ऊपर खर्चा ज्यादा बढ़ना चाहिए। जब ऐसी बात आ गई, तर्क वितर्क आ गया, मतलब हम किसी लॉजिकल या रैशनल बेसिस पर ऐसे खर्चों को बांटते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट कॉस्ट तो सीधे सीधे बढ़ जाएंगी, इनडायरेक्ट को एक जगह पूल बनाकर फिर किसी लॉजिकल रीजनेबल बेसिस पर बांटा जाता है, ताकि फिर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डायरेक्ट कॉस्ट भी आ जाए और इनडायरेक्ट कॉस्ट भी आ जाए और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट आ जाए। टोटल कॉस्ट आ गई, उसमें अपना 100% मार्जिन जोड़ दो, ये आ गया सेलिंग प्राइस। अब आप पूछेंगे सर ये लॉजिकल रीजनेबल बेसिस क्या होता है, इसके लिए हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर, ओवरहेड। समझ रहे आप, एक एक चैप्टर क्यों है, ताकि आपको बारीकी कंपनी कैसे ऑपरेट करती है वो पता चले, ठीक है। ओके दोस्तों, अगेन देयर आर टाइप्स ऑफ कॉस्ट एंड बेस्ड ऑन व्हाट, कंट्रोलेबिलिटी। कुछ कॉस्ट होती है दोस्तों जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमारे कंट्रोल में, हमने बोला यार इस बार ये वाला खर्चा कम करो, हो गया कम। कुछ कॉस्ट ऐसी होती है जो आपके चाहने पर भी कंट्रोल नहीं होती, बॉस ये कॉस्ट लग कर रहेगी चाहे जो भी हो जाए, ऐसी कॉस्ट को हम क्या बोलेंगे, अनकंट्रोलेबल। ऐसी कॉस्ट जो कि डिस्क्रिशनरी हो, डिस्क्रिशनरी मतलब अपनी इच्छा पर चल रही हो, जैसे एडवर्टीजमेंट। वोडाफोन आइडिया का एग्जांपल लो, वोडाफोन आइडिया की हालत बहुत अच्छी बहुत खराब है, बहुत खराब है। अब वोडाफोन आइडिया को अगर सरवाइव करना है तो उनको अपनी कॉस्ट कट करनी पड़ेगी। हाँ, एक काम करो, जाकर 2-4 नेटवर्क ही बंद कर दो, 2-4 टावर ही बंद कर दो, ये बच गए पैसे। पर कर सकते हैं क्या, नहीं। तो जो नेटवर्क ऑपरेटिंग की कॉस्ट है वो उनके लिए कंट्रोलेबल है, वो तो अनकंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल, दे कैन नॉट हैव एनी कंट्रोल ऑन सच कॉस्ट, दे हैव टू इनकर इट। पर वो लोग जो एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं वो तो कम कर सकते हैं ना, कि यार नहीं दिखाना, अभी तो पहले ही हालत खराब है, एडवर्टीजमेंट पे कहां पैसा लगाएंगे, जान दो अभी नहीं दिखाना, जितने सब्सक्राइबर है उतने ही संभाल लो, उतना ही बहुत है, नए सब्सक्राइबर्स हमें इकट्ठा नहीं करना, अभी नहीं दिखाना एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट इज अ डिस्क्रिशनरी एक्सपेंस जो कि आप टेम्पररी बेसिस पर रोक सकते हो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, तो वो क्या कहलाएगा, कंट्रोलेबल कॉस्ट। इज दैट क्लियर? सो कंट्रोलेबल कॉस्ट यानी दैट कैन बी कंट्रोल्ड बाय द एक्शन ऑफ द मैनेजर्स। एग्जांपल एडवर्टीजमेंट कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्शन। इज दैट क्लियर? हाँ, ओके। अरे ये मैं आपको अब क्या बताऊं दोस्तों, ये तो सब पढ़ लिख कर ही आप बड़े हुए हो। 2 तरह की कॉस्ट होती है, एक नॉर्मल कॉस्ट और दूसरी, ये तो अकाउंट्स वालों ने आपको समझा दिया होगा। ओके। नॉर्मल कॉस्ट यानी वह कॉस्ट जो ड्यूरिंग द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी कुछ अलग नहीं हो रहा है, ये धंधा करना है, खर्चा लगेगा ही लगेगा भाई, और अपना तो क्या है, तो अपने कॉम्पिटिटर्स का भी लग रहा है, ऐसी कॉस्ट क्या कहलाएगी, नॉर्मल। जो अक्रॉस द इंडस्ट्री लगती है, भाई वो खर्चा हमारा भी हो रहा है, तुम्हारा भी होगा, सबका होगा, सच कॉस्ट आर कॉल्ड एज नॉर्मल कॉस्ट। एबनॉर्मल कॉस्ट यानी क्या, जो कि हमारी किसी गलती की वजह से हो गया हो, या जो सिर्फ पैसा हमारे ही लगा और दूसरों का नहीं लगा, सो दैट्स एन एबनॉर्मल कॉस्ट। आप भी वो पैसा बचाते जैसे दूसरे बचा रहे थे, वैसे आपको भी बचाने लगा, आपने क्यों लगाया, दैट्स एन एबनॉर्मल कॉस्ट, ठीक है। सो एबनॉर्मल कॉस्ट इज नॉट नॉर्मली इनकर्ड। क्या आप एबनॉर्मल कॉस्ट को कस्टमर से रिकवर कर सकते हो?
नहीं, एबनॉर्मल कॉस्ट कभी भी आप कस्टमर से रिकवर नहीं कर सकते। आप सिर्फ कौन सी कॉस्ट रिकवर कर सकते हो? फ्रॉम द कस्टमर्स, नॉर्मल कॉस्ट। ठीक है, जैसे दोस्तों आपने क्या करा, हाथ देकर एक ऑटो रोका और ऑटो वाले से पूछा भैया यहाँ से मुझे रेलवे स्टेशन तक जाना है, कितने रुपए लगेंगे? बोले आओ बैठो, अपना तो मीटर चलता है 15 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से। कितने? 15 रुपीज पर किलोमीटर, है ना। और 6 किलोमीटर अवे था रेलवे स्टेशन, है ना, 6 किलोमीटर दूर था। तो 15 रुपीज इंटू 6 यानी 90 रुपए में अपनी उसकी बात हो गई। आप बैठ गए ऑटो में, उसने तेज आवाज में यो हनी सिंह के गाने लगा दिए और उसको एकदम जोश आ रहा, धन 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 यूं करके कटबाजी करते हुए वो ऑटो ले जा रहा है। और सामने था ग्रीन सिग्नल, धीरे से वो येलो हुआ, उसने और स्पीड एक्सीलरेटर तेज करा कि येलो में निकल जाऊंगा। इतने में वो रेड हो गया, क्रॉस नहीं करा, क्रॉस करने से पहले रेड हो गया। उनने का गाड़ी तो अपनी स्पीड में निकाल लो, उसने निकाल ली और सामने मामू ने रोक लिया 3-4, रुक जा साइड में आ जा, साइड में आ जा। ले लिया बेटा, रेड लाइट जंप करी है ना, अब तो देने ही पड़ेंगे। 300 रुपए उसको देने पड़े। चालन तो ज्यादा का होता है, देने उसको 300 रुपए पड़े, 300 रुपीज। जब आप रेलवे स्टेशन पे उतरे तो उसने कहा भैया 390 दो, क्या आप देंगे 390? बोलेंगे हमने बोला था तेज चला, हमने बोला यो हनी सिंह के लगा, पुराने गाने हिंदी गीत लगा लेता 1950-60 के, आराम से चलता, हमें कौन सी जल्दी थी। सो अ कस्टमर ओनली पेज फॉर नॉर्मल कॉस्ट, ही नेवर पेज फॉर एबनॉर्मल। दैट्स योर प्रॉब्लम, ये बिजनेसमैन का प्रॉब्लम है, वो भुगते हैं। जैसे कि एक फैक्ट्री में अगर फायर एक्सीडेंट हो गया, नुकसान हुआ, तो कस्टमर्स आर नॉट गोइंग टू पे फॉर दैट, दे विल ओनली पे फॉर द नॉर्मल कॉस्ट, राइट। ओके दोस्तों, तो ये हमने ना यहां तक के ये बेसिक्स हमने कवर कर लिए अपने कॉस्टिंग के, है ना। अब ये थोड़े से बेसिक्स और बाकी है, कौन से? मार्जिनल, कंट्रीब्यूशन, ब्रेक इवन पॉइंट ना। तो अपन एक काम करेंगे, अपन इसका जो बाद वाला अपना वीडियो रहेगा उसके अंदर ही हल्के से बेसिक्स और फिर उसके बाद सर्विस कॉस्टिंग चैप्टर की हम शुरुआत कर देंगे, है ना। चलिए दोस्तों, अभी के वीडियो में बस इतना है।